चलिए, स्क्रीन विजिबल है क्या? सभी को दिखाई दे रहा है? ऑनलाइन बताएंगे। ये स्क्रीन विजिबल है? चलिए ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, मैं आवाज सुनाई ना दे या फिर दिखाई ना दे, कुछ स्क्रीन ना दिखाई दे, तो मुझे कंफर्म करेंगे। ठीक है, पहले कंफर्म करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आता है मुझे बताएंगे। तो जैसा आप सभी को पता है, वेब डिजाइनिंग का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये वेब डिजाइनिंग के साथ ये कंप्लीट फुल स्टैक का ही लेक्चर होगा। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और एक टाइम तक चलेगा। तो फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर का पार्ट क्या होता है? फर्स्ट लेक्चर जो है करीब करीब इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन में ऐसा नहीं कि सभी को खड़े होकर अपना नाम बताना है, वो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो है टॉपिक है, उसका इंट्रोडक्शन है। और आज का जो लेक्चर है उसमें क्या करेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। आज के लेक्चर्स में हमें सबसे पहला जो टॉपिक क्लियर करना है कि व्हाट टू लर्न, आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, उसके कंटेंट क्या होंगे, उसमें क्या क्या कवर करेंगे, ये सारा मैं फुल स्टैक के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो वो आपके माइंड में रहेगा कि आप क्या पढ़ोगे और पढ़ करके आप कहाँ जा सकते हो, ये भी टॉपिक कवर होगा। पैरेलली मैं पढ़ते वक्त ये भी बताता हूँ कि पढ़ना कैसे है। पढ़ना क्या है वो अलग बात है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और बहुत जगह पढ़ा भी होगा, कई बार पढ़ा होगा आपने। तो मैं कोशिश मेरी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से ऐसा हो जाए कि जो प्रोग्रामिंग पढ़े जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रोकना है। हाँ ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मैं एक कंप्लीशन की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को इंटरनली कैसे समझा जाए ये भी मैं तरीका आपको बताऊंगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा। और बिलीव करो कि इतना इजी सब्जेक्ट है कि आपको काउंटिंग में 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ पॉइंट्स काउंट करोगे तो मैक्सिमम 4 5 पॉइंट्स होंगे। और केवल 4 5 पॉइंट्स को पढ़ करके आप पूरा फुल स्टैक पढ़ सकते हैं। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 4 और 5 पॉइंट्स पढ़ करके मैं 4 और 6 मंथ का टॉपिक कवर करूं? तो ये पॉसिबल ऐसे है कि टॉपिक सारे सिमिलर होते हैं, कुछ यूनिक पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको वो यूनिक पॉइंट्स केवल क्लियर है तो आप टॉपिक्स को क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि ये टॉपिक इससे रिलेटेड है। आपको कुछ आता है, थोड़ा ऐड किया और आप आगे काम करना स्टार्ट कर दिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। मैं धीरे धीरे करके स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम काम करना स्टार्ट करते हैं। अभी बताना स्क्रीन शेयर है? चलिए ठीक है, ये स्क्रीन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक जो मैंने बोला वो आपने सुना है। मैंने पॉइंट्स यही कहा कि हमारे लेक्चर्स में क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कैसे है। ठीक है, केवल एक तरफा पढ़ाई नहीं होगी, समझने से मतलब है। और देखो, कोई भी चीज बेटर कब होगी, जब आपको समझ में आएगी, अदरवाइज पढ़ते रहने का कोई एंड नहीं है। आपने, मुझे लग रहा है, बहुत सारी लैंग्वेजेस कई बार पढ़ ली होगी। ठीक है, लेकिन वो समझ में आ जाए ना तो एक बार केवल पढ़ना है। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट उसी ढंग से हम लोग लेकर के चलेंगे जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। तो पहला पार्ट क्या होगा कि हमें क्या पढ़ना है, हमें वेब डेवलपमेंट को समझना है कि आखिर वेब डेवलपमेंट है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो टॉपिक है वो वेब, हमें वेब डेवलपमेंट समझना है। समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है? चलिए ठीक है। हमें वेब डेवलपमेंट समझना है और वेब डेवलपमेंट के अंदर हमें क्या करना है या वेब डेवलपमेंट तक कैसे हम पहुंच गए, इस पूरे पार्ट्स को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा टॉपिक वेब डेवलपमेंट है, ये पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पे फोकस करते हैं कि देखो होता क्या है कि वेब डेवलपमेंट से पहले थोड़ा एक लेयर पीछे आते हैं। हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, बात करते हैं, ध्यान से समझना। कोई मोबाइल ले आए हैं तो अपने मोबाइल को साइलेंट रखेंगे। मैं भी अपना मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर देता हूँ जिससे डिस्टरबेंस कम हो। मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करता हूँ। वेब डेवलपमेंट में थोड़ी देर पे आऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक वही है, वेब डेवलपमेंट का है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लैंग्वेज है, लाइक सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है। मैं नाम दूं तो मेरे पास और भी PHP है। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है और इसमें एक लैंग्वेज है जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। ऐसी इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आपको पढ़ना होता है। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है
ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनमें से किसी एक, मेरा कहना है क्या है कि इनमें से किसी एक लैंग्वेज के अंदर अगर आपको कमांड है तो आप कुछ भी कर सकते हो। केवल एक लैंग्वेज के अंदर कमांड है तो आप कुछ भी कर सकते हो। हमारी कोशिश रहेगी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कमांड में दिला दूं, किस पे? जावास्क्रिप्ट पे। तो पूरे कंटेंट के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है? जावास्क्रिप्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते क्यों है? ध्यान समझना, प्रोग्रामिंग जैसे सी आप लोगों ने हो सकता है कि बीसीए बीटेक या बीएससी या कुछ सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने, तो सी बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट हो जाता है, तो सी आपने पढ़ लिया होगा या फिर देखा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो नॉर्मली मैं किसी से पूछूं सी आती है तो लोग का पहला आंसर होगा कि सर थोड़ा देखा है, मीन्स आती कुछ नहीं है। इस टाइप से आंसर निकलता है। तो हमें जो है इस पे आगे मूव ऑन करना है कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं। तो आप में से कोई आंसर देगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन कोई आंसर देगा। ऑनलाइन मेरे ख्याल से गो टू मीटिंग में तो कोई भी बोल सकता है, ऑनलाइन अपने क्वेश्चन रेज कर सकता है। इस पे अगर क्वेश्चन रेज करना है, क्लास प्लस पे क्वेश्चन रेज करना है तो आपको शायद हैंड रेज करना पड़ेगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा, फिर आप बोल सकते हो। तो मैंने क्या पूछा, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्यों आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है, कोई बताएगा मुझे? कोई भी? प्रोग्रामिंग करने के लिए। प्रोग्रामिंग करके क्या करोगे? हाँ, वेबसाइट बनाओगे। और क्या करोगे? वेबसाइट डेवलप करोगे। तो देखो, एक तरफ से मेरे पास आंसर है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बनाया गया कि हमें वेबसाइट डेवलप करना है। परफेक्ट बात समझ में आ रही है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेल आउट नहीं होती है, मीन्स आपको पाइथन आ गया, आप कह रहे हो कि पाइथन आ गया, कुछ नहीं होगा। पाइथन से आप कर क्या रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में पाइथन सी जावास्क्रिप्ट नहीं बिकता है, बिकता क्या है? एप्लीकेशंस बिकते हैं। सेल आउट क्या होता है? एप्लीकेशन सेल आउट होता है। तो आपको क्या समझना है, आपको क्या समझना है कि कैसे एप्लीकेशंस आप बनाओगे जिसको सेल आउट आपको करना होगा। जो एप्लीकेशंस बनाओगे, तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या है कि जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, क्या उस लैंग्वेज के थ्रू कोई एप्लीकेशंस बना सकते हैं? और चेक करना है क्या कि वो एप्लीकेशन सेलेबल है या नहीं है, उस एप्लीकेशन से हमारी जॉब लगनी है या नहीं लगनी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहली बात तो हमने क्लियर कर दिया कि ना हम सी पढ़ने वाले हैं, ना सी प्लस प्लस, ना जावा। हम क्या पढ़ने वाले हैं? जावा स्क्रिप्ट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जावा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आखिर हम करेंगे क्या? तो जो करने वाले हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस के साथ हम मूव ऑन करते हैं। देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं क्या बता रहा हूं कि कई कभी भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो सी से, अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू डेवलप व्हाट? एप्लीकेशंस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कह सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू डेवलप एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, आप ऐसा बोल सकते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एप्लीकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? आप ये बताओ, मैं एक ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, इसको नोट, ये क्या है? नोट, वन नोट करके सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है ना जिसपे मैं वर्क कर रहा हूं। तो ये एक एप्लीकेशन, क्या मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ के ये बना सकता हूं? देखो अब आपको कैसे करना है। ये एक एप्लीकेशन है जो यूजफुल है, मैं ऐसा बना रहा हूं। तो क्या आप जावास्क्रिप्ट पढ़ के ऐसा ही प्रोजेक्ट बना सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। ये हमारे काम का एप्लीकेशन है नहीं, हम बना सकते नहीं बना सकते, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये कैसा एप्लीकेशन है, पता है या नहीं पता है? तो हमें पहले एप्लीकेशंस को समझना था। एप्लीकेशंस को मैं कैटेगराइज कर रहा हूं, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। सारी बातें आपको ये नोट्स में आपको दे दूंगा, रिकॉर्डिंग भी रहेगी आपके पास। तो देखिए, फर्स्ट लेक्चर है, देखो फर्स्ट लेक्चर का डायरेक्ट प्रोग्रामिंग से रिलेशंस नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो लेक्चर है उसका बड़ा ब्रॉड सेंस है। आपको बातें समझ में आती है कि हमें पढ़ना कैसे, हमें क्या पढ़ना है, हम पढ़ करके करेंगे क्या, ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने। तो ये मैं बताता हूं, मैंने कहा ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की कैटेगरी है, जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम क्या कहते हैं? सीयूआई कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। पहले वाले एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यानी कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आप क्या कर सकते हो? सीयूआई बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाले एप्लीकेशन किसको कहते हैं? ऐसे एप्लीकेशन जिसमें केवल कीबोर्ड चलते हैं, माउस का कोई रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखो जरा ध्यान से, एग्जांपल मैं बता रहा हूं। हमने क्या किया, सीएमडी ओपन कर लिया। ये सीएमडी का क्या इसमें माउस क्लिक क्लिक से कुछ हो रहा है?
नहीं हो रहा है, आपको कुछ करना है तो टाइप करना पड़ेगा, कमांड्स लिखनी पड़ेगी। जैसे हमने कहा क्या, हमने कहा क्या, हमने कहा अगर एलएस लिख दिया तो एलएस, पता नहीं कोई कमांड ही नहीं आई, सी डी एल एस, लिस्ट डायरेक्ट, अच्छा लिस्ट डायरेक्टरी एलडी होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कोई कमांड होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है कर सकते हैं, जैसे हमने कहा सी डी चेंज डायरेक्टरी है, डॉट डॉट किया तो एक डायरेक्टरी पीछे चला गया, तो ये कमांड को समझता है, कमांड के अलावा कोई और चीज नहीं समझ पाएगा। एक सेकंड, देखो ध्यान देना, मैंने कहा कि ये एक एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं सीयूआई। अब ऐसे एप्लीकेशंस पहले बना करते थे, सीयूआई एप्लीकेशंस आज भी बनते हैं, आज भी बनते हैं। अब समझने की कोशिश करना, मैं बता रहा हूं, अगर सी को किसी ने पढ़ा होगा, टर्बो से यूज किया होगा, तो जो पहला एप्लीकेशन आप लोग बनाते हो, हेलो वर्ल्ड लिखते हो, प्रिंटफ के साथ लिखते हो, तो जो स्क्रीन दिखाई देती है वो स्क्रीन क्या है, कंसोल है। उस स्क्रीन को क्या कहते हैं, देखो ये विंडो जो है, इसी विंडो को हम कहते हैं कंसोल स्क्रीन। ऐसे सॉफ्टवेयर जो इस स्क्रीन पे रन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, उनको कहते हैं सीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन। अगर मैं आपको कहूं कि एक सीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाओ कैलकुलेटर के लिए, तो जानते हो आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, मैं एग्जांपल बताता हूं कैसे काम करेगा। आपका सॉफ्टवेयर अगर कैलकुलेटर सीयूआई बेस्ड बनाना है तो आपका कुछ इंटरफेस ऐसा होगा, आप पहले क्या करोगे, ऐसा लिखोगे एंटर नंबर वन, तो किसी ने नंबर वन क्या दिया, 5 देकर के एंटर प्रेस किया। फिर क्या कहोगे, फिर कहोगे एंटर नंबर टू, और किसी ने 7 दिया, आप एंटर करोगे, फिर क्या लिखोगे, सम ऑफ नंबर इक्वल्स टू 12। तो इस सिनारियो में सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, इस सिनारियो में सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। तो पहले जब कंप्यूटर आया था तो केवल उस समय एक ही टाइप का एप्लीकेशन चलता था, वो क्या चलता था, सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अगर आज की डेट में आप काउंट करना स्टार्ट करो तो शायद एक भी एप्लीकेशन जो आप यूज करते हो सीयूआई नहीं है। कोई एक एप्लीकेशन बताएगा जो सीयूआई एप्लीकेशन और काफी ज्यादा यूज होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई भी एक एप्लीकेशन का नाम बताएगा जो सीयूआई है और यूज होती है। मैं इधर कुछ लोगों के नाम बोलता हूँ, सभी को इंटरेक्ट करना है, बोलना है और कुछ लिखना है। अर्चना यादव, समीर खान, मेघा कुमारी, प्रिंस कुमार, राजनंदिनी, गर्व सोनी, काफी लोग हैं, आप लोग बोल सकते हैं। मैंने कहा कोई एप्लीकेशंस बताओ, माई एसक्यूएल एक एप्लीकेशन है, परफेक्ट माई एसक्यूएल का भी आप सीएमडी यूज कर सकते हो, कमांड लाइन यूज कर सकते हो। कई सारे एप्लीकेशन में सीएलआई कमांड के थ्रू हम काम करते हैं जिसको हम यूज करते हैं, तो ऐसे एप्लीकेशन से एक किसी कैंडिडेट ने, कुलदीप बैरागी ने, मैंने कुलदीप आपको ऑन कर दिया, आपको सर नोटपैड। कौन सी, नोटपैड, नोटपैड। नोट नोटपैड नहीं है, नोटपैड कंसोल एप्लीकेशन नहीं है। तो चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ कुछ कह रहे हैं आप, चलिए ठीक है देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन, आपने कभी रेलवे स्टेशन पे टिकट, अभी अब तो शायद परचेज नहीं करते हो, लेकिन रेलवे स्टेशन पे जाना, जो काउंटर, टिकट काउंटर्स होते हैं, वहां उनकी स्क्रीन देखना, वो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देगी, टैब और एंटर प्रेस करते रहते हैं, वो पूरा का पूरा कंसोल एप्लीकेशन है। मुझे आज की डेट में सबसे बड़ा एप्लीकेशन वही दिखता है जो कंसोल का एप्लीकेशन है और जो वर्क कर रहा है, बेटर वर्क कर रहा है। और कुछ एप्लीकेशन सीएलआई बेस्ड हैं, जैसे आप गिट अगर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे, गिट की कमांड्स होती है, आप काम कर सकते हो, गिट का जीयूआई वर्जन भी होता है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या, कि क्या अगर आप कंसोल बनाने में मान लो एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, सही सोच के बताओ। क्या कंसोल का कैलकुलेटर बनाओगे तो किसी को बेच पाओगे उसको, नहीं बेच पाओगे। तो कंसोल का पर्पस क्या रह गया है कि आज की डेट में सीखने के लिए रहे कि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो ज्यादा कंसोल में, उससे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशंस बनाते हैं वो कुछ डिफरेंट, कंसोल पे काम नहीं करते हैं। तो देखो कंसोल पे अगर काम करना है तो आप बहुत सारी लैंग्वेज, मैं यहां पर नाम बता रहा हूं कुछ लैंग्वेज के जिससे कंसोल बना सकते हो। लाइक अगर कंसोल पे काम करना है तो आप लैंग्वेज क्या यूज कर सकते हो, सी यूज कर सकते हो, सी प्लस प्लस यूज कर सकते हो, जावा यूज कर सकते हो, पाइथन यूज कर सकते हो। इन सभी से कंसोल एप्लीकेशन बन जाते हैं। लेकिन मैं अगर जावा स्क्रिप्ट की बात करूं, इससे भी बनेगा, लेकिन ये अनयूजेबल है। हम लोग कंसोल की कोई डिमांड नहीं है, जावास्क्रिप्ट के कंसोल एप्लीकेशन की कोई डिमांड नहीं है। तो एक तरह से मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कंसोल एप्लीकेशन एक टाइप है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट हम पढ़ने वाले हैं उससे कंसोल का कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ हम यूज करें लेकिन बनाएंगे नहीं ऐसे।
एक भी एप्लीकेशन ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हम नहीं बनाएंगे जो कंसोल बेस्ड होगा और जिसको हम इंडस्ट्री में ले जाएंगे। इसके बाद दूसरा तरीका क्या आता है, दूसरा आता है हमारे पास यहीं पर एप्लीकेशन में सीयूआई के बाद आता है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भी कैटेगराइज किया गया है, देखना ध्यान से। पहला क्या होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं या फिर इसको विंडोज एप्लीकेशन भी कहते हैं। एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब देखो ये जो मैंने ओपन करके रखा हुआ है, क्या बता सकते हो किस टाइप की एप्लीकेशन है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को पहचानने का सबसे बेटर तरीका क्या है, जितने डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो सभी के सभी पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव या फिर डाउनलोड करने का इंस्टॉल होते हैं, और आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल पैनल में जाकर के उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। एक और चीज है, जैसे मान लो कि मैंने कैलकुलेटर का एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया और अपने कंप्यूटर में मैंने इंस्टॉल कर दिया है, अगर उस एप्लीकेशन को आपको अपने कंप्यूटर में लेकर के जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपके कंप्यूटर में अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसकी डिपेंडेंसी भी जो जरूरत की चीजें हैं उस पर लोड करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जीयूआई बड़े अच्छे हैं, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बड़े पावरफुल होते हैं। इससे आप प्रिंटिंग से लेकर के सारे काम कर सकते हो, हार्डवेयर इंटरेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप डेस्कटॉप पावरफुल एप्लीकेशन में कर सकते हो। लेकिन जो इसकी लिमिटेशंस है, ये जो है एप्लीकेशंस डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत आती है। ऑनलाइन रख दो, वहां से लोग डाउनलोड करके चले, और इसको इंस्टॉल करके ही चलाया जा सकता है, ये डायरेक्ट रन नहीं होते हैं। और क्या होगा, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी होते हैं, कि जो विंडोज पे चल रहा है वो लिनक्स पे नहीं चलेगा, जो लिनक्स पे चल रहा है वो विंडोज पे नहीं चलेगा, वो मैक पे नहीं चलेगा, या फिर सब पे चलेंगे तो अलग अलग एक सी फाइल उनकी चलेगी। समझ आ रही बात? पावरफुल होते हैं, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि इतना अच्छा जीयूआई बना करके विंडोज देता है लेकिन कम यूज होने का क्या रीजन है, कम यूज होने का रीजन केवल और केवल इतना ही है, क्योंकि ये जो है हर जगह अवेलेबल कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ना कोई मीडियम लेना पड़ेगा, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है जो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए थोड़ा कम यूज होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडोज विंडोज चल रहे हैं। पहले भी देखो तो ये विंडोज एप्लीकेशन मैं यहां बात करता हूं, एमएस ऑफिस की बात करूं विंडोज एप्लीकेशन है, नोटपैड की बात करूं विंडोज एप्लीकेशन है, आपने फोटोशॉप देखा होगा, कोरल ड्रॉ देखा होगा, ये सभी के सभी किस टाइप के एप्लीकेशन है, विंडोज एप्लीकेशन है। आज की डेट में बहुत सारे एप्लीकेशन आपको क्या मिल जाएंगे, विंडोज और डेस्कटॉप एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिनको इंडस्ट्री यूज करती है। तो क्वेश्चन फिर लगता है कि क्या मैं जावास्क्रिप्ट यूज करके विंडोज एप्लीकेशन बना सकता हूं? यस नो, कौन बताएगा फास्ट? ऑनलाइन में चेक कर रहा हूं, क्या मैं जावास्क्रिप्ट यूज करके विंडोज एप्लीकेशन बना सकता हूं? यस नो चैट विंडो में सब भी लिखेंगे। निशी का कहना है यस, मयंक का कहना है यस। मयंक का कहना है यस। दो लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कितने में से मैं देखूं जरा, टोटल 10 कैंडिडेट है, जिसमें से अभी तक 3 कैंडिडेट्स हैं जो बता पा रहे हैं, बाकी सब शांत हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, स्टूडेंट्स की कैटेगरी बताता हूँ, ठीक है? दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। एक स्टूडेंट्स होगा जो कुछ नहीं बोलता है, जो सुन रहा है। एक स्टूडेंट्स होगा जो इंटरेक्ट करेगा, मीन्स जवाब देगा, सामने से जवाब देगा। तो आपको कैसा बनना डिसाइड करना है। अगर पहले कैटेगरी में आ गए, आप केवल बोल सुनना है, आपको बोलना नहीं है कुछ भी, तो उससे दिक्कत क्या होगी? इंटरव्यू देने पहुंच गए आप, वो पूछेगा व्हाट्स योर नेम, आपने क्या किया, आप शांत बैठ गए, इंटरव्यू में जाकर के कुछ होना है आपका, तो आप डिसाइड कर लो क्या करना है। और लेक्चर्स में इंटरेक्ट करना है। जो काफी लोग हैं, देखो काफी लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा लेक्चर्स में पहली बात तो आपको संकोच नहीं करना, आपको शर्म नहीं करनी है, कि पता चल जाएगा कि आपको नहीं आता है। ये एक ऐसा प्लेस है जहां आपको बताना है कि आपको नहीं आता है, ठीक है? आपको बताना पड़ेगा कि सर मुझे नहीं आ रहा, मुझे बताइए। आपने पे किस लिए किया है, आप पे किस लिए करोगे, कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आने के लिए आप नहीं बैठे हो, ठीक है? तो आपको बोलना स्टार्ट करना है, आपको अपनी सारी बातें रखनी है। देखो इधर भी 2-3 स्टूडेंट्स ने तो कुछ बोला, तो बोलना स्टार्ट करना, पूछना स्टार्ट करना है, अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं।
अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूं और आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई फायदा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करना, नहीं समझ में आ रहा तो पूछना है। क्लियर है मेरी बात? तो ये पॉइंट्स के साथ आपको मूव करना और आंसर्स देने की कोशिश। मैंने छोटा सा तो क्वेश्चन पूछा। छोटा सा क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? पूछा क्या जावास्क्रिप्ट को यूज करके आप विंडोज एप्लीकेशन बना सकते हो? काफी लोगों ने यस बोला है। दो ही तो आंसर होंगे इसका, बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्या? दोनों? ऐसा नहीं होगा, एक बस बुलेट टाइप है, बना सकते हैं नहीं बना। फिर भी अगर मैं देखूं एक विंडो में मैं देख रहा हूं कितने कैंडिडेट्स हैं, टोटल कैंडिडेट्स कहां से दिए हैं? 15 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से केवल 3 कैंडिडेट्स ने आंसर दिया, बाकी सब रुके हुए हैं। ठीक है, इधर तो काफी दे दिया, बट वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क। अभिनव कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। अब देखो ध्यान समझो जरा, ध्यान समझो। जावास्क्रिप्ट का यूज हम लोग विंडोज एप्लीकेशंस में नहीं करते हैं। ठीक है, विंडोज एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं करते हैं। तो कुछ चीजें मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपका देखो एरिया फिक्स हो गया ना, आपको कंसोल बनाना है ना आपको विंडोज बनाना है। अगर इंडस्ट्री पूछती है कि आपको ये काम आता है क्या, तो बताओ मुझे नहीं आता है, मुझे ये काम भी नहीं आता। जो आता है कम से कम वो तो पता रहे कि ये आता है। नहीं तो आपको ये नहीं पता होगा कंसोल, हाँ सर बनाएंगे। जब उससे बनेगा नहीं तो बनाओगे क्या? विंडोज जब बनेगा नहीं तो बनाओगे क्या आप? लेकिन पहले हाँ बोल दिया आपने। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, ये भी पता बताना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे हर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे लेकिन उन्हें पता ही नहीं आंसर क्या देना है। तो आपको कोशिश करना है क्या नहीं आता ये भी समझना है। ठीक है, तो हमने कहा क्या कि हम लोग जो है विंडोज एप्लीकेशंस जावास्क्रिप्ट के थ्रू फिलहाल नहीं बना पा रहे हैं, आगे चल करके हो सकता है हम बना ले। कंसोल एप्लीकेशंस बना सकते हो आप, कंसोल एप्लीकेशंस बना सकते हो, लेकिन नो यूज जावास्क्रिप्ट को यूज करके कंसोल बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। फिर भी हम चलते हैं। क्लियर है, मैंने ये बात बोल दी। अब नेक्स्ट हम पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट चल रहे हैं क्या? नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें आ रहे हैं, एक और एप्लीकेशन है विंडोज डेस्कटॉप बता दिया मैंने। डेस्कटॉप के बाद मैं एक दूसरी कैटेगरी पे मूव कर रहा हूं, और ये कैटेगरी है जिसपे हमें आना है वेब एप्लीकेशंस। सबसे हॉट टॉपिक है वेब एप्लीकेशन, से पूरी इंडस्ट्री इस पे बेस्ड है। वेब एप्लीकेशंस किसे कहेंगे? कंसोल देख लिया आपने, विंडोज देख लिया, आप में से कोई बता सकते हैं किस एप्लीकेशंस को वेब एप्लीकेशंस कहोगे? पीछे बताओ, बता दो। जो ब्राउजर पे रन हो, एक क्या नाम है आपका? हाँ, सहदाब। सहदाब ने बताया मुझे कि ऐसी एप्लीकेशन जो ब्राउजर पे रन हो उसको क्या कहते हैं? वेब एप्लीकेशंस। कोई और कुछ बताएगा मुझे? वेब एप्लीकेशन किसे कहेंगे? जो सर्वर बेस्ड हो उसको वेब एप्लीकेशंस कहेंगे। ऑनलाइन कोई बता रहा है मुझे? विच रन्स ऑन सर्वर, विच रन्स ऑन सर्वर, एक बच्चे ने लिखा है। रन्स ऑन वेब ब्राउजर दूसरे बच्चे ने लिखा है कुछ और। गूगल मीट पे जो बच्चे हैं वो कुछ लिखना नहीं चाह रहे। वेब ब्राउजर जो सॉफ्टवेयर पे है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कह रहा है। अब देखो ध्यान से समझो, अगर आपको वेब एप्लीकेशंस बना तो सिंपल डेफिनेशन है, एप्लीकेशंस दैट रन्स ऑन वेब ब्राउजर। सिंपल, एप्लीकेशंस दैट रन्स ऑन वेब ब्राउजर इज व्हाट? वेब एप्लीकेशंस। कोई एप्लीकेशन जो वेब ब्राउजर पे रन करती है वो वेब एप्लीकेशन है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ब्राउजर कौन से? गूगल क्रोम है, ठीक है। इसके बाद हम क्या, फायरफॉक्स हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, सफारी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ब्राउजर है, मोबाइल के ब्राउजर्स हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, एप्लीकेशंस दैट रन्स ऑन वेब ब्राउजर। अब आप अपने आप से पूछो आपके पास कौन सी डिवाइस है? आपके पास डेस्कटॉप मशीन हो सकती है, आपके पास लैपटॉप हो सकता है, आपके पास स्मार्टफोन हो सकता है। आप बताओ जरा सोच करके, क्या डेस्कटॉप के पास ब्राउजर होता है नहीं होता है? होता है। क्या लैपटॉप के पास ब्राउजर होता है? क्या मोबाइल फोन के पास ब्राउजर होता है? इसका मतलब क्या है? ब्राउजर इज अवेलेबल एनीवेयर। एनीवेयर में जो डिवाइसेस जानते हो, आप कहो कि सर प्रोजेक्टर के अंदर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जो कॉमनली यूज डिवाइस है जिसको आप यूज कर रहे हो, तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि इंडस्ट्री के अंदर जो पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी डिवाइसेस हैं, उन सभी डिवाइसेस के अंदर क्या है? वेब ब्राउजर है। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर कोई एप्लीकेशंस बना दूं, जिस एप्लीकेशंस को आप ब्राउजर के साथ यूज कर सकते हो,
तो वो एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड हर जगह यूज हो जाएगी, क्योंकि हर जगह क्या है, वेब ब्राउजर है। तो पहला पॉइंट क्या है, वेब एप्लीकेशंस का यूज इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि इट इज अवेलेबल फॉर एनी डिवाइसेस। पहली बात, ठीक है। आप किसी भी डिवाइस पे क्या कर सकते हो, वेब एप्लीकेशंस को रन करा सकते हो। तो आप देखो, विंडोज से अलग हट करके हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वेब एप्लीकेशंस की क्वालिटी आ गया। इट इज अवेलेबल फॉर एनी डिवाइसेस विथ हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। ध्यान रखना, डिवाइस पे अपने आप रन नहीं होगा, इसको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, वेब ब्राउजर की। आप कहो कि मैंने तो सारे वेब ब्राउजर हटा दिए, फिर भी वेब एप्लीकेशन रन कराना है, क्या रन कराओगे, नहीं रन कराएंगे हम। हमें वेब एप्लीकेशन रन कराने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होगी, एप्लीकेशन दैट रन ऑन वेब ब्राउजर। देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन, आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहता हूं, मैंने ब्राउजर ओपन किया और मैंने यहां पर फेसबुक लिख दिया, facebook.com लिख दिया, ये पेज ओपन हुआ। क्या फेसबुक को चलाने के लिए मुझे कुछ और इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ी क्या, कुछ भी मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे केवल ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट थी, मैंने लिखा, ये चल गया। यानी कि ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन क्या है, ये एक वेब एप्लीकेशन है, और ये वेब एप्लीकेशन कहीं भी यूज हो सकता है। अब ध्यान देना, ये वेब एप्लीकेशन मोबाइल पे भी आप ब्राउजर ओपन करके कॉल कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना, मोबाइल पे आप क्या करते हो, मोबाइल ऐप, फेसबुक का एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। क्या वो जो ऐप है वो वेब एप्लीकेशन है, नहीं, वो ऐप क्या है, मोबाइल ऐप है। तो जीयूआई के अंदर एक और कैटेगरी आती है डेस्कटॉप, और इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं, एक सेकंड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मोबाइल ऐप। हम क्या कहते हैं उसको, मोबाइल ऐप कहते हैं। तो देखो, मोबाइल ऐप बनाने के लिए चीजें अलग, क्या जावास्क्रिप्ट के थ्रू मोबाइल ऐप बनती है, हाँ बनती है, आप कह सकते हो बनती है। आज की डेट में रिएक्ट नेटिव आप यूज कर उसके अंदर सारा जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो आप, और पूरा का पूरा कोड बना सकते हो। तो कल के रिएक्ट नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल है, जो रिएक्ट पढ़ते हैं वो आराम से, बड़े आराम से किस पे स्विच हो सकते हैं, वो बड़े आराम से जो है मोबाइल डेवलपमेंट में स्विच हो सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। और पहली बात ध्यान समझो, गूगल करके देखना, पूछने से किसी की जरूरत नहीं है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज कौन सी है, तो क्या होगा ना, जावास्क्रिप्ट। अब ध्यान समझना कैसे प्रूफ होता है, जब दुनिया में सबसे ज्यादा यूज जावास्क्रिप्ट होती है, तो देखो, ओपन स्टैंडर्ड जो बनाया जाता है, जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स है, ओपन स्टैंडर्ड जो बनाया जाता है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसका नाम क्या है, जेसन, सुना है क्या, जेसन सुना है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन पार्ट किसका है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। और जावास्क्रिप्ट इतना फेमस होने की वजह से वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है कि दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस हैं, जो भी कम्युनिकेशन का मीडियम होगा, जो डेटा ट्रांसफर का मीडियम होगा, वो क्या होगा, जेसन होगा। पाइथन वालों को भी जेसन पढ़ना पड़ता है, सी वालों को भी जेसन पढ़ना पड़ेगा, पीएचपी वालों को भी जेसन पढ़ना पड़ेगा, और जावास्क्रिप्ट वालों का जेसन उसका पार्ट है। जावास्क्रिप्ट के लिए जेसन उसका पार्ट है, कि आपको जेसन तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इतना फेमस है कि वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि सभी लोगों को क्या पढ़ना है, जेसन पढ़ना। अगर सस्टेन करना है तो आप किसी भी इंडस्ट्री के पर्सन से आप जाना, फोन मिलाना, पूछना कि जेसन जानते हो आप, आंसर क्या मिलेगा, यस। सभी के सभी जानते हैं, अदरवाइज वो उस इंडस्ट्री में सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो आप ये बताओ, पहले पॉइंट कहीं नोट कर लो, कि इंडस्ट्री में सस्टेन करना है तो आपको बड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा किसके साथ, जेसन के साथ। बस सुनना नहीं, नोट करके लिख लो कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो क्या पढ़ना पड़ेगा। एक टॉपिक आएगा बीच में, जेसन, जो इतना इंपॉर्टेंट है कि बगैर सीखे आप इंडस्ट्री को क्रॉस नहीं कर सकते हो। ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, कोई कहानी नहीं सुनना। नोटबुक आप कुछ टाइम में ये हटा दो, अच्छा, हटा, इनको हटा दो, इस साइड कर दो, पीछे कर दो, थोड़ा इस साइड देखो, आकर के बीच में आ रही है, अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर अभी देखो, हो गया, कोई बात नहीं, बच्चे बीच में भी आ गए तो इतनी दिक्कत की बात नहीं। मेरी बात समझ में मैं क्या रहा हूँ, देखो, मुझे आपको कुछ एक पॉइंट्स में पहले ही बताता हूँ।
मैं आपको टॉपिक के साथ क्या सीखना मैं बता दूंगा, 1 2 3 करके पॉइंट्स बता दूंगा। अगर वो आपको आता है तो आप इंडस्ट्री फिट हो, बिल्कुल इंडस्ट्री फिट हो, मैं लिख करके आपको दे दूंगा। उसमें एक पॉइंट क्या है, जेसन है। ठीक है। और जेसन में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में इंडस्ट्री में जैसे काम होता है। छोटा जेसन नहीं कि छोटा सा जेसन। हम लोग जब जेसन पे काम करते हैं तो जेसन पे मीन्स थाउजेंड थाउजेंड पेज के जेसन पे काम करते हैं। एक छोट मीन्स जब आपके पास एग्जाम्पल आएगा तो एक लाइन का एग्जाम्पल आएगा, और जब काम करने जाओगे तो आपके पास 1000 पेज का एग्जाम्पल आएगा। तो आप एक लाइन का एग्जाम्पल करने के बाद जब 1000 पेज का एग्जाम्पल देखते हो ना, तो आपको लगता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आपको यहीं से प्रिपेयर होके जाना है कि 1000 पेज का जो जेसन आएगा उस पर हम कैसे काम करेंगे। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, जेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बीच में नाम ले लिया, पढ़ना है, जब टॉपिक आएगा तो हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। मैंने कहा मोबाइल ऐप की बात करी, मोबाइल ऐप भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा सारा का सारा फोकस किस पे रहेगा, वेब एप्लीकेशंस पे रहेगा। अब देखो, अगर मैं वेब एप्लीकेशंस की बात करूं तो किसके थ्रू आज की डेट में बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें ये जो एप्लीकेशंस के लिए हम लोग पूरा का पूरा क्या यूज करेंगे, जेएस जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, पैरेलली और भी चीजें यूज करेंगे। तो मैंने अभी अभी आपको क्या दिखा कि इंडस्ट्री के अंदर कितने टाइप के एप्लीकेशंस बनते हैं। कंसोल बनता है, सीयूआई बनता है और जीयूआई बनता है। जीयूआई के अंदर कैटेगरी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशंस है। जो हम कवर कर रहे हैं वो क्या कवर कर रहे हैं, केवल एक एप्लीकेशन कवर कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, वेब एप्लीकेशन। तो पता है कि आप जो कंटेंट, जो आपको जॉब ढूंढनी है वो वेब के लिए, वेब के लिए केवल जॉब ढूंढनी है आपको, कभी भी कंसोल के लिए और विंडोज के लिए आपको जॉब नहीं ढूंढनी है। मेरी बात समझ में आ रही है। ओपनिंग आएगी आपके पास, अगर ओपनिंग आती है कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें डब्ल्यूपीएफ वाले डेवलपर चाहिए, और आप वहां अप्लाई किए पड़े हो, तो कोई फायदा नहीं है। डब्ल्यूपीएफ में आपकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है। आप कहोगे सर डब्ल्यूपीएफ की तो वैकेंसी मिल रही है हमें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी वैकेंसी ढूंढनी है, और सबसे ज्यादा जो है वेब डेवलपमेंट के लिए वैकेंसी निकलती है। और जो ये फुल स्टैक बोल रहे हैं, आप फुल स्टैक किसके लिए कर रहे हो, फुल स्टैक फॉर वेब डेवलपमेंट। मोबाइल डेवलपमेंट का भी फुल स्टैक है। हम मोबाइल डेवलपमेंट के लिए फुल स्टैक नहीं कर रहे, हम किसके लिए कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। अब ध्यान से समझो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि विंडोज कंसोल, मोबाइल और ये वेब डेवलपमेंट, इनका अगर फुल आपने एक फुल स्टैक किया, लेकिन इस फुल स्टैक को आप 50% कंसोल के फुल स्टैक से रिप्लेस कर सकते हो, 50% मोबाइल के फुल स्टैक से रिप्लेस कर सकते हो, 50% डेस्कटॉप के फुल स्टैक से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट सभी का बैकएंड, जो यहां से बैकएंड आप सीखोगे वो सभी के लिए बैकएंड में यूज हो जाएगा, चाहे वो कंसोल हो, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो वेब हो। तो ये भी फायदा है कि आप मोबाइल मीन्स एक कंपनी मोबाइल डेवलपमेंट पे काम करे, आप कहोगे आपकी जॉब नहीं लगेगी, नहीं लग सकती, आपकी जॉब वहां भी लग सकती है, क्योंकि आप पूरा का पूरा उसके लिए क्या प्रिपेयर है आपके पास, वेब डेवलपमेंट। आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, आप एपीआई बना सकते हो, तो बड़े आराम से वहां पर सेट हो सकते हो। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में सेट हो सकते हो अगर आपने वेब डेवलपमेंट का काम फुल स्टैक का कर लिया। पहले हमारे टाइम पे मैंने देखा था फुल स्टैक नहीं हुआ करता था। किसी ने सी पढ़ लिया जॉब लग गई, पाइथन पढ़ लिया जॉब लग गई, एक पार्ट पढ़ लिया जॉब लग गई। आज की डेट में ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं, इंडस्ट्री क्या चाहती है, हमें ऐसा कैंडिडेट मिले जिसको सब कुछ आता हो। सब कुछ आता हो मीन्स स्टार्ट मीन्स फ्रंट एंड से लेकर के बैक एंड तक किसी और को रखने की जरूरत नहीं। उससे फायदा भी होता है, दो लोगों को कोऑर्डिनेट करने के बजाय एक ही बंदा जो है सारा काम कर रहे हैं। एक बात और मैं आप समझना, फुल स्टैक करने के साथ साथ हम लोगों ने देखा है लोग रिज्यूमे में फुल स्टैक लिखते हैं, लेकिन केवल लिखते हैं। डिमांड बहुत ज्यादा फुल स्टैक की, आपको आता कितना है। आप अपने आप से पूछो कि आज की डेट में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको आता कितना है। क्या आप सफिशिएंट हो काम करने के लिए, नहीं हो सफिशिएंट, तो इंटरव्यू देकर के सेलेक्ट होना पॉसिबल है नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं अगर फुल स्टैक लिख रहा हूं, मैं फुल स्टैक बोल रहा हूं, तो क्या मैं उतना कैपेबल हूं, नहीं कैपेबल हूं। अगर आप कैपेबल हो तो आपकी जॉब लगनी लगनी है, कोई दिक्कत है। 90% से ज्यादा कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने जाते हैं उन्हें आता ही नहीं कुछ। आपको केवल 10% में हिस्सा बनाना है, आप बड़े आराम से प्लेस हो जाओगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो हमें फुल स्टैक उस ढंग से पढ़ना है और हमें आगे मूव ऑन करना है। ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई आप सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन, यस नो बता दे मुझे एक बार। किसी का कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से, अच्छा ईमानदारी से बताओ, बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ? मेरे लेक्चर में बोर हो गए बता देना, ठीक है, मैं टॉपिक चेंज कर दूंगा। मैं टॉपिक चेंज कर दूंगा, कुछ उपाय दूसरा निकालूंगा, क्योंकि टाइम पास करने के लिए हम बैठे नहीं है।
ठीक है। और ये सारे वर्ड्स जो है ना जो आ रहे हैं ये सब के सब फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए कहीं ना कहीं। तो पहली लाइन हम HTML टैग से स्टार्ट कर दिए। ठीक है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा बैकअप बनाना है, हमें समझना है कि वहां पहुंच करके क्या करोगे। ठीक है। और एक टॉपिक आज कवर करूंगा। नो सर, नो प्रॉब्लम, जब इधर भी पूछ लो, देख लो जरा। नो सर, नो सर, यस सर। चलिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां तक मैंने बताया। अब मैंने बताया कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं, अब मैं बताता हूँ वेब एप्लीकेशंस के लिए। वेब एप्लीकेशन का जो फुल स्टैक है उसको तैयार करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। और आपने फुल स्टैक नहीं तैयार किया, हाफ तैयार किया, मीन्स फ्रंट एंड तैयार किया है, तो किस पे आपका फ्रंट एंड रेडी और किस पे आप बैक एंड रेडी। ठीक है। और मैं कुछ टॉपिक्स बता दूंगा कि ये टॉपिक्स आपको आते हैं तो आप प्लेस हो जाओगे। ठीक है, आज ही बता देता हूँ। ठीक है, कि वो टॉपिक आप तैयार करना। ठीक है। जहां जहां फंसोगे वो सारी बातें भी मैं बताऊंगा। देखो, हर टॉपिक के साथ मैं आपको पहले से हिंट दे दूंगा, ये टॉपिक आपको इमीडिएट समझ में आना है, ये टॉपिक आपको टाइम लगेगा समझ में, ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा। ऐसा ही बताऊंगा मैं। ठीक है। कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो जल्दी नहीं समझ में आते हैं, आप बहुत मेहनत करते हो तब आपको समझ में आएंगे, लेकिन आपको विश्वास रखना है। ठीक है, सर कह रहे हैं तो एक बार। कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसको मैं कम से कम 10 बार रिपीट करता हूँ, खुद खुद 10 बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं है कि जो एक बार में चुटकी में आप उसको समझ लो। धीरे 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 करके उसको समझना पड़ता है। तो बताऊंगा, लेकिन ये तय है कि अगर वो आप नहीं पढ़ोगे समझोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी प्लेस होने में। तो ये सारे पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, फिर मैं ये ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर दोबारा से मैं वेब डेवलपमेंट पे आता हूँ। मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ क्या, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट। ये स्क्रीन भी आप बीच में फोकस कर रहे हो? अच्छा, यहाँ से हो जाएगा मैच। चलिए। क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ ना, मुझे देख कर कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक स्क्रीन ना दिखाई दे। ठीक है, चलिए। वेब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या, अभी तक हम लोग वेब डेवलपमेंट की बात करें तो पहले क्या समझना है, हमें पहले समझना है वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कम से कम 2 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी। 2 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी। एक को हम क्या कहेंगे, क्लाइंट, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, सर्वर। पहला कंप्यूटर क्लाइंट और दूसरा कंप्यूटर क्या है, सर्वर। तो ये बताओ, वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको कितने कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी? 2 की, तो 2 लेके आओगे? फिर कैसे समझोगे? तो पहली बात ध्यान रखो कि अगर एक कंप्यूटर रखते हो तो आपको पर्सनली फील होना चाहिए कि वो एक नहीं है, क्या है वो, 2 है। वेब डेवलपमेंट के स्टार्ट में ही आपको ये बात समझनी पड़ेगी, भाई ये एक सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम कितने सिस्टम की है, ये 2 सिस्टम की प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसा नहीं समझोगे, प्रॉब्लम आई तो आप जहां ढूंढ रहे हो सकता है उस मशीन की, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम किसी और मशीन की। इसलिए आपको डिफर्स से पता होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट के अंदर 2 मशीन का रोल होता है, और प्रॉब्लम भी कितने मशीन की होगी, 2 मशीन की होगी। तो कौन सी प्रॉब्लम किस मशीन की है ये आपको पता होना चाहिए, जो धीरे धीरे आपको पता चलेंगे। ठीक है। और उसी फॉर्म में आपको याद रखना है, एक मशीन को हम क्या कहेंगे, क्लाइंट कहेंगे, और दूसरे मशीन को हम क्या कहेंगे, सर्वर कहेंगे। एक मशीन को हम क्या कहेंगे, क्लाइंट कहेंगे, दूसरे मशीन पे हम क्या कहेंगे, सर्वर कहेंगे। अब इन दोनों मशीन में बेसिक डिफरेंसेस क्या मैं आपको बता दूं। क्लाइंट मशीन वो होता है जहां आपका डिस्प्ले चलता है, जो विजुअलाइजेशन है वो पूरा का पूरा आपको क्लाइंट मशीन पे दिखता है, प्लस कुछ कोड प्रोसेस होता है। सर्वर मशीन वो मशीन है जहां पूरा का पूरा डेटा स्टोर होता है और कोड प्रोसेस होता है। तो अगर मैं बात करूं क्या कि सर्वर मशीन क्या है, ये जो सर्वर मशीन है, इट इज यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए कौन यूज होगा, सर्वर यूज होगा। डेटा को प्रोसेस करने के लिए कौन यूज होगा, सर्वर यूज होगा। और क्लाइंट, क्लाइंट क्या होगा, इट इज यूज टू
execute and display result to client. It is used to execute and display result to client. क्या करेगा वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा, डिस्प्ले करेगा, ये इसका मेन टारगेट है, इसका मेन वर्क है। तो पहले हम समझते हैं क्या कि अपने मशीन के अंदर हम क्लाइंट कैसे बनाएंगे। क्लाइंट क्या है, जिसपे कोड एग्जीक्यूट होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्लाइंट बनाने के लिए हर कंप्यूटर के अंदर, जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट कैसे बनता है, क्लाइंट किसको कहेंगे। तो किसी को आइडिया है कि जब हम लोग वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं, वेब डेवलपमेंट बना रहे हैं, तो क्लाइंट क्या होगा? कोई फास्ट बता दे मुझे, क्लाइंट किसको कहेंगे? क्लाइंट सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं। क्लाइंट किसको कहोगे? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बताएगा मुझे? भाई सही से बताओ, सोच। हाँ, क्या क्लाइंट किसको कहोगे? यूजर इंटरफेस चलेगा तो किस पे चलेगा? फ्रंट एंड पे। सब समझ में आ रहा है? घुमा फिरा के बातें करके डेवलपर नहीं बनोगे। क्वेश्चन का सही आंसर दो। क्लाइंट कैसे बनेगा? यहां ढूंढना है क्लाइंट को, कैसे ढूंढोगे? हाँ, देखो, जानते हो आप लोग रामायण में किरदार थे नल नील, सब पता था उन्हें, लेकिन क्या होता था? बोल नहीं सकते थे। तुम्हें क्या करना पड़ता है? हिट करना पड़ता, बताना पड़ता, भाई तुम्हारे पास ये पावर है, तुम जानते हो। आप सब जानते हो, लेकिन पता नहीं है कि मीन्स आंसर याद है, क्वेश्चन नहीं याद है। तो बीटेक या बीसीए जिस भी आप एग्जाम देने जाते हो, तो नॉर्मल ऐसे काम चल जाता है कि आंसर कुछ भी याद है ना आपको, तो आप लिखाओगे, पेपर भराओगे और पास तो हो ही जाना है। तो उस प्रिंसिपल पे इंटर। क्लाइंट क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। कुछ लोगों ने लिखा है, शायद ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखते नहीं, इसलिए मुझे चाहता हूँ। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखते नहीं है। अब मैं देखो, मेरी प्रैक्टिस है, आज के सेशन में नहीं है, अभी दो विंडो चल रहा, अदरवाइज मैं ऑनलाइन में भी नाम से स्पीकर ऑन करा करके क्वेश्चन पूछूंगा, और क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। नहीं आ रहा तो बताना है, सर समझ में नहीं आया, क्योंकि आप बैठे बैठे सबको समझ में आ रहा है। देखो, जितने यहाँ बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, बाय डिफॉल्ट सबको समझ में आ रहा है, जब तक पूछा नहीं जा रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा ना, तो ना समझ में आने वाली थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। ये सब फैक्ट है, हम डेली करते रहते हैं। तो क्वेश्चंस तो हमें पूछना ही पूछना है, और बी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगा, ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन नहीं पूछे, कोई बता दे। ठीक है, सबके हिस्से के क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान से सुनना। मैंने पूछ दिया क्लाइंट, बताओ, क्लाइंट बड़ा इजी है। क्लाइंट क्या है? आपको फेसबुक स्टार्ट करना है, तो आपके लिए क्लाइंट क्या है? वेब ब्राउजर। कई बार बोला ना आप लोगों ने, हमारा क्लाइंट क्या है? वेब ब्राउजर है। तो ध्यान रखो, आप बताओ कि क्या आपके कंप्यूटर के अंदर वेब ब्राउजर है या नहीं है? है तो आप क्लाइंट बना सकते हैं। हमने कहा ना, दो कंप्यूटर बनाना है। तो पहला कंप्यूटर क्या हो गया, पहला डिवाइस क्या हो गया, वो क्या हो गया? ब्राउजर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राउजर पे कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, ब्राउजर पे कैसे हम डिबग कर सकते हैं, कैसे कोड को चेक कर सकते हैं कि रन हो रहा है। क्लाइंट पे अगर कोई एरर है, तो क्लाइंट के एरर को चेक करने के लिए क्लाइंट के ही तो टूल्स यूज होंगे। तो अगर ब्राउजर के कोई एरर्स है, तो उन एरर्स को सॉल्व करने के लिए हमें ब्राउजर के डिबगिंग के टूल्स यूज करने पड़ेंगे। तो सब्जेक्ट्स में ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर की एरर आ गई तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। एरर आ गई तो सर सॉल्व कर देंगे, तो सर की नौकरी लग जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो एक एक करके आपको सॉल्व करना सीखना। आपको सॉल्व कोड लिखने के साथ साथ आपको डिबगर, डिबगर किसे कहते हैं? जो कोड के एरर्स को, कोड के बग को डिबग कर पाए, चेक करके उसको सॉल्व कर पाए। तो आपको पहले पार्ट पे क्लाइंट्स के साथ डिबगिंग के क्या क्या टूल्स है, तो आप कहीं नोट करके लिख लो। वी हैव टू लर्न हाउ टू डिबग एट क्लाइंट मशीन। वी हैव टू लर्न हाउ टू डिबग एट क्लाइंट मशीन और विथ वेब ब्राउजर। ये सीखने का पार्ट आना चाहिए आपको, हर जगह रिक्वायरमेंट होगी, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। हाउ टू, वी हैव टू लर्न हाउ टू डिबग क्लाइंट मशीन और वेब ब्राउजर।
यस दुबे कह रहे हैं कि सर इफ पॉसिबल प्लीज शेड्यूल योर क्लास फ्रॉम 10:20 बिकॉज वी अटेंड जावा क्लासेस फ्रॉम 9 to 10:20 इन मॉर्निंग 20 मिनट्स ओवर है। शायद मेरे लिए टाइमिंग वगैरह एडजस्ट करना ना डिफिकल्ट है। मैं क्या हो सकता है वही कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो देखेंगे आगे, आप मैम से डिस्कस करना क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम स्लॉट्स मेरा थोड़ा सा पैक है। तो टाइम स्लॉट्स का बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक की बात समझ में क्या करना है, तो क्लाइंट्स के हमें टूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। क्लाइंट्स का टूल पढ़ना सीखना है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे डिबग करते हैं। मैं आपको पहले दूसरे लेक्चर से ही आपको बताऊंगा ब्रेक पॉइंट क्या होता है, वॉच विंडो क्या होता है, स्टेप रनिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये सारे टूल्स हैं। अगर आपको पता है, जब मुझे याद है जब मैंने सी पे काम करना स्टार्ट किया था, तो डे फर्स्ट से मैंने वहां भी ब्रेक पॉइंट लगाया था, वॉच विंडो लगाया था। बगैर ब्रेक पॉइंट वॉच विंडो के जो पढ़ते हैं ना, वो उनकी पढ़ाई जानते हो क्या होती है? ऐसे आंख बंद कर लो, आंख बंद करके पढ़ना होता है वो। और आंख बंद करके डेवलपर नहीं बन सकते हो आप, जब तक आप डिबग, भाई आपने प्रोग्राम बनाया होगा तो क्या बनाया होगा, कैलकुलेटर बनाया होगा। 10 लाइन का कोड लिखा, 10 लाइन के कोड को तो आप ऐसे भी देख सकते हो। 50,000 लाइन के कोड को देखो, 10,000 लाइन के कोड को देखो, 4,000 लाइन के कोड को देखो। मैं आपको कोई भी एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ पर जो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं। टोटल कोड मैं विजुअल डॉट नेट और उसका कंबाइन, हमारे कुछ डीएफसीसीआईएल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मैंने बनाया भी है, काम किया है। मैं आपको अगर जावास्क्रिप्ट के कोड्स दिखाऊंगा तो किसी फाइल के अंदर जो है 4,000 5,000 से कम लाइंस के कोड नहीं है। आपको वो समझने पड़ेंगे। जैसे मैंने ये टूर प्रोग्राम जो डीएफसीसीआईएल का अगर मैं ओपन कर दूं, तो ये इसका बैकएंड जो है डॉट नेट है, सी शार्प है, लेकिन फ्रंट एंड पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट के थ्रू मेंटेन हो रहा है। अगर मैं इसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल आपको दिखाऊं, एक भी दिखा दूं, तो किसी के अंदर कोड्स कम नहीं होंगे, देखो। और ऐसे कोड्स मैं लाइव ऐसे कोड्स आपको दिखाऊंगा और काम कराऊंगा। मैं ये लाइव प्रोजेक्ट से बिल्कुल ये रन कर रहा है, डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर के लिए रन कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपको उठा करके उस प्रोजेक्ट में बैठा दूंगा, ये गलतफहमी बिल्कुल ना रखना। आपको प्रिपेयर करूंगा वहां तक ले जाने के लिए। जब आप उस लायक हो जाओगे तो आप काम कर सकते हो। तो कई बार दिखाता नहीं, लेकिन मैं दिखा रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर टूर के लिए, रेम्बर्समेंट के लिए, ये जो बना हुआ कोई भी अप्रूवल अलग अलग करके बनाया हुआ, ये सारे लाइव वर्क है। अगर मैं बात करता हूँ अप्रूवल की, टूर अप्रूवल का जेएस है, अगर आप इसको देखोगे जेएस को, ये सारा जावास्क्रिप्ट का कोड है। और मुझे लगता है कि 1,000 लाइन 500 लाइन तो होगी इसमें, कितने 600 लाइन है। मैं कॉमन टूर फिनेंस एडवांस अप्रूवल की बात करूं तो इसमें भी सभी के अंदर नंबर ऑफ लाइंस कोड काफी होंगे। कुछ और मैं उठाऊं, इसमें कस्टम रेम्बर्समेंट के अंदर मैं उठाऊं, अगर मैं किसको उठाऊं, मैं उठाऊं मेकर को उठाऊं, तो आप देखो इसके नंबर ऑफ लाइंस देखो। अब इन लाइंस में मैं बता रहा हूं प्रोग्रामिंग करते वक्त क्या दिक्कत होगी, हमने कोड कहां लिखा ये भी हमें ध्यान है। 5,000 लाइन का कोड है, ऊपर नीचे कहां लिखा, तो यहां हमें कई बार सर्च करके ही वो फंक्शन बनाया, सर्च करके ही ढूंढते हैं। अब हम अपना माइंडसेट कैलकुलेटर पे रखेंगे तो भाई इतने बड़े प्रोग्राम में जाके तो बिल्कुल देख के ही हमारा सारा जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए जॉब नहीं लगती है, कारण क्यों यही है, इसलिए जॉब नहीं लगती है। आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकता हूं या कर सकती हूं, तभी आप प्लेसेबल होंगे। कैलकुलेटर बना करके प्लेसेबल है, कैलकुलेटर बनाना केवल ये आपको सिखाएगा कि आखिर कोड लिखते कैसे है, ठीक है। कुछ उसके कोर कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा सकते हैं, ऐसी चीजें सिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करके आप बहुत कुछ सीखोगे। इसके एग्जांपल्स और भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, धीरे धीरे करके दिखाऊंगा। तो ये सारी बातें आएंगी बीच में। चलिए, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। एक बात और बता दूं, मेरी तरफ से अगर आप गारंटी चाहते हो सीखने की, तो मेरे एक भी लेक्चर मिस ना करना और टाइम से ज्वाइन करना। गारंटी मेरी है, मैं आपको सिखा दूंगा, नहीं सीखना चाहोगे तो भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, आपको लेक्चर नहीं मिस करना है, फिर आप जरूर सीख जाओगे, ठीक है। वो टेक्निक ऐसी है कि आपको सिखा देगी। हमें पता है कि एक बच्चा पीछे कब हटता है, जब उसको समझ में नहीं आता है। ये सिचुएशन ही नहीं आने देंगे, आपको समझ में ना आए तो आप बड़े आराम से आप काम कर सकते हो, ठीक है। बड़े आराम से आप काम कर सकते हो। तो खैर चलो, मैं यहाँ दोबारा आता हूँ, अपने इस पॉइंट पे आता हूँ। मैंने कहा क्या, क्लाइंट मशीन। तो देखो, इस क्लाइंट मशीन के लिए हमें क्या करना है, हमें ये वेब ब्राउजर लेना है। तो सभी के सभी ये बताओ, क्लाइंट मशीन के लिए अपने कंप्यूटर पे वेब ब्राउजर तो ओपन कर सकते हैं ना। तो एक कंप्यूटर मैंने बता दिया, एक मशीन मैंने बता दी ब्राउजर है, और ये ब्राउजर यूज होगा आपके सॉफ्टवेयर को, वेब एप्लीकेशन को रन कराने के लिए। दूसरा कंप्यूटर पे हमें ढूंढना है, सर्वर ढूंढना है। सर्वर कहां होगा, किसको सर्वर कहोगे?
अभी मैंने बोला इट इज यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। तो डेटा स्टोर करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? डेटाबेस की होगी। आप सारा डेटा डेटाबेस में रखते हो। अपनी इमेजेस सब कहां रखे हो? जो डेली फोटो सेल्फी लेते हो, डेटाबेस में रखा है आपने? कहां रखा है? हाँ, सही से सोच के बताओ। देखो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाओगे ना तो दिक्कत होगी। आप जो करते हो उसको सोचो कि प्रोग्रामिंग क्या है। आप जितने सेल्फी लेते हो डेटाबेस में रखते हो, कौन सा डेटाबेस यूज करके रखा है बताओ? हाँ, कहाँ रखते हो? मेमोरी में तो रखते हो, तो क्या दिक्कत है भाई? कहाँ जिसको मेमोरी होगी। अब आप सोच कर मेमोरी कितने टाइप की होती है, याद है कुछ? दो टाइप की होती है ना, प्राइमरी और सेकेंड। प्राइमरी किसको कहते हैं? रैम को कहते हैं। और सेकेंडरी किसको कहते हैं? हाँ, रोम को या हार्ड डिस्क को। या आंसर आ रहा है मेरे पास, सीडी डीवीडी ऐसे, इसी को कहते हैं ना परमानेंट। तो दो ही टाइप की मेमोरी है। अब डेटाबेस कहां बनता है? इससे बाहर कहीं बनता है? डेटाबेस कहां स्टोर होता है? मेमोरी कौन सी मेमोरी में? प्राइमरी में, सेकेंडरी में। परमानेंट स्टोरेज में स्टोर होता है ना। तो डेटाबेस कुछ नहीं, हार्ड डिस्क ही है। अपने कंप्यूटर से हार्ड डिस्क लगा दो, फिर डेटाबेस चलाओ, निकाल दो और डेटाबेस चला के देखो, चल जाएगा। तो आप एक्चुअल को समझो ना यार, सब कुछ कहां स्टोर होना है? कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर स्टोर होना है। हमने कहा हमारा कोड स्टोर करना है हमें। ध्यान समझो, हमारा कोड क्या करना है? स्टोर करना है। और जहां स्टोर करोगे वही क्या होगा? आपका सर्वर होगा। तो आप सही से दिमाग लगा के बताओ कि सर्वर कैसे बना सकते हो कंप्यूटर में? हाँ, हार्ड डिस्क के अंदर जाओ और एक छोटा सा फोल्डर बना लो, और उस फोल्डर को क्या कह दो? क्या कह दो? सर्वर कह दो। यही तो काम करना है। तो आपके कंप्यूटर में कहीं भी कोई फोल्डर बनाओ और उसके अंदर अपनी फाइल्स को रख दो, उसी को आप क्या कहोगे? सर्वर कहोगे। यानी कि आपको एक स्टोरेज सिस्टम फाइल फोल्डर के लिए बनाना है, जहां आपको फाइल्स रखना। वो जो स्पेस है, वो स्पेस का सर्वर है। कल की डेट में आप दूसरे मशीन को सर्वर बनाओगे तो जो आपने अपने फोल्डर के अंदर फाइल्स रखी है उसको उठा के कहां रख दोगे आप? सर्वर पर रख दो। समझा रहे बात? तो ये भी सर्वर है और वो भी सर्वर है। आपके मशीन का सर्वर वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल सर्वर है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल। तो एक्चुअल सर्वर पे क्या हार्ड डिस्क नहीं होगी? आप लोग नहीं, नहीं सर, हार्ड डिस्क में नहीं रखते, वो तो क्लाउड पे रखते हैं। तो क्लाउड क्या हवा में रखता है? कहाँ रखता है? हार्ड डिस्क में तो रखता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअल में वो डेटा कहाँ जा रहा है? वो हार्ड डिस्क में जा रहा है। वो बन क्या रहा है? एक फोल्डर बन रहा है, डायरेक्टरी बन रहा है। समझ आ रही है? तो ज्यादा हाइप देने की जरूरत नहीं है। अगर क्लाउड के थ्रू कहीं डेटा रखोगे तो क्या बनाओगे? सर्वर पे फोल्डर बनाओगे और वहीं डेटा रखोगे। यही आपने सीखा है। आपके कंप्यूटर में बनाने वाली तीन चीजें हैं, पता है क्या? आप अगर अपने कंप्यूटर को, बड़ी छोटी छोटी बातें, बस ध्यान है, काउंट नहीं करते हम एक थ्योरी को फॉलो करते हैं जिसको हम काउंटिंग थ्योरी, जिसको हम कहते हैं काउंटिंग थ्योरी। और वो बिल्कुल फिक्स है। आपके कंप्यूटर में देखो, जैसे माई कंप्यूटर ओपन कर दिया मैं, यहां से दिस पीसी ओपन कर रहा हूं, क्या दिख रहा है ये? इसको क्या कहते हैं जो सी लिखा हुआ है? ड्राइव कहते हैं इसको। तो एक टर्म यूज होता है कंप्यूटर में, ड्राइव। हर कंप्यूटर में ड्राइव होता है। दूसरा टर्म्स क्या होता है? ये सब क्या बने हुए हैं? डायरेक्टरी और फोल्डर। और इसके किसी के अंदर चले जाओ, हमने कहा लॉग्स, ये क्या, इसके अंदर कुछ लॉग सही नहीं, किसी और को ओपन कर लेते हैं। मैंने कहा वन ड्राइव टेम्प, ये भी फोल्डर से, ये क्या है? फाइल्स। तीन ही टर्म होते हैं। एक होता है डायरेक्टरी, एक होता है ड्राइव, एक होता है डायरेक्टरी, और एक क्या होता है? फाइल होता है। क्या ड्राइव के ऊपर आप डेटा रख सकते हो? ड्राइव के ऊपर कुछ स्टोर कर सकते हो? क्या डायरेक्टरी में कुछ स्टोर कर सकते हो? नहीं स्टोर कर सकते। तो डेटा स्टोरेज के लिए कंप्यूटर में क्या सिस्टम बनाया गया है? फाइल बनाया गया। एक ही तरीका है कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए, कोई और तरीका है ही नहीं। सारा डेटा किस में रखा जाता है? फाइल। इसीलिए आपने देखा होगा पाइथन, जावा, पीएचपी, हर जगह क्या पढ़ाया जाता है? फाइल हैंडलिंग पढ़ाई जाती है, हाउ टू रीड राइट फ्रॉम फाइल्स। तो बड़ा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको परमानेंट स्टोरेज में कोई डेटा राइट करना है, इसका मतलब कि डेटा हार्ड डिस्क में राइट करना, और हार्ड डिस्क में राइट करना, तो हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कहां करोगे आप? फाइल्स बना के करोगे। यानी कि इन फ्यूचर अगर हम बैकएंड पढ़ेंगे तो हमें क्या सीखना पड़ेगा प्रैक्टिकली? हाउ टू राइट डेटा इनटू फाइल्स। कोई कहता मुझे सारा बैकएंड का मास्टर हो, उससे पूछो फाइल हैंडलिंग आती है?
अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो सीखो। हवा में पढ़ करके डेवलपर बनना डिफिकल्ट है। पूछे भाई, छोटी सी बात है, आपको क्या सीखना है? कंप्यूटर के अंदर आपने मेमोरी, दो मेमोरी है, दो ही तो है, तो काउंट कर लो, दो टाइप की मेमोरी है। पहली मेमोरी प्राइमरी, दूसरी मेमोरी सेकेंडरी। तो आपको सीखना क्या है? आपसे कहा जाएगा कि भाई प्राइमरी मेमोरी के अंदर कैसे आप डेटा स्टोर कर सकते हो, और जो स्टोर किया उस डेटा को कैसे रीड कर सकते हो। आपसे फिर क्या पूछा जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कैसे डेटा स्टोर कर सकते हो, कैसे रीड कर सकते हो। तो दो ही चीज तो दो जगह सीखनी है, और क्या सीखना है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप रैम के अंदर डेटा स्टोर करने आपको आता है? देखो क्वेश्चन घुमा क्या हुआ। क्या आप लोगों ने कभी रैम के अंदर डेटा स्टोर किया है? हाँ, वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो बताओ। देखो हम आंख बंद करके पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, सब पता है, जानते कुछ नहीं है। भाई जो आप काम कर रहे हो, जो अब तक आपने मैक्सिमम काम सब रैम में किया है। जितने वेरिएबल्स आप बनाते हो वो सब के सब कहाँ जाते हैं? रैम। तो घुमा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं क्या कि हाउ टू स्टोर डेटा इनटू रैम, तो आपको बड़ा सिंपल है सर, वेरिएबल बनाइए रख दीजिए, वो डेटा कहाँ चला जाएगा। इतनी सी तो बात बोलनी है। अब ये समझनी भी है वैसे ही, आपको ये कल बोलना नहीं, आपको समझना भी वैसे ही, यही काम होता है। तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपको पढ़ते जा, आपको सिखा हाउ टू स्टोर डेटा इनटू रैम यूजिंग जावास्क्रिप्ट। फिर मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू स्टोर डेटा इनटू हार्ड डिस्क यूजिंग जावास्क्रिप्ट। पहला वाला पार्ट जो है दोनों जगह चलेगा, क्लाइंट साइड भी चलेगा, सर्वर साइड भी चलेगा। दूसरा वाला पार्ट केवल सर्वर साइड चलेगा, क्लाइंट साइड चलेगा ही नहीं। समझा रहे हो? तो हमें ये छोटी छोटी बातें पढ़नी है। भाई प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपसे मैं कहता हूं कुछ छोटी छोटी बातें मैं बताता हूं। अब होता क्या कि छोटी छोटी बताने में टाइम बहुत लगता है। देखो, करीब करीब मुझे जो है सारा बेस, क्योंकि आपके 6 महीने का कंटेंट है, करीब करीब 4 से 6 महीने का कंटेंट है, तो शुरू में बेस बनाने मुझे कम से कम 5-6 लेक्चर चाहिए होता है, इतने इतना कंटेंट है। बहुत सारी बातें बतानी है। आपने पता नहीं वेरिएबल और डेटा टाइप कितना पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं जितना पढ़ा हुआ उतना कभी नहीं पढ़ा हुआ होगा। अभी पहले ही बता रहा हूँ, तो आप नोट करके रख लेना कि वेरिएबल्स मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं डेटा टाइप्स कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाता ही हूँ मैं केवल डेटा टाइप्स हूँ, केवल और केवल डेटा टाइप्स वेरिएबल। काम ही क्या करना है? डेटा स्टोर करना, डेटा रीड करना। डेटा स्टोर करना, रीड करना, 2 पॉइंट्स हर जगह बताऊंगा, कैसे स्टोर करना है, कैसे रीड करना है। और फ्लिपकार्ट बना लोगे, अमेजन बना लोगे आप, केवल स्टोर करके और रिट्रीव करके। काम ही यही होता है। आप चाहे उसको जितनी वैल्यू दो, सर मैंने तो 50 चीजें पढ़ रखी हैं, आप 50 पढ़ लो, मैं तो दो ही चीज जानता हूँ, कैसे स्टोर करना, कैसे रीड करना है। अब 50 पढ़ के भी आप वही काम कर रहे हो, मैं दो पढ़ के भी वही काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है दो पढ़ना ज्यादा बेटर है। अपने आप को 50 में क्यों मैं कंफ्यूज करूं? दो पढ़ना ज्यादा बेटर काम है, और उसी ढंग से हम पढ़ते पढ़ाते हैं, इसलिए टॉपिक्स थोड़े इजी हो जाएंगे। लेकिन बेस आपको अपने स्ट्रांग रखना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका सॉफ्टवेयर कहाँ रन कर रहा है, एरर आ गई तो सर ही बताएंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो फिर ऐसे पढ़ करके बस पढ़ा जा सकता है। अब आपको एग्जाम नहीं पास करना, आपको डेवलपर बनना है, तो उसकी पढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जो धीरे धीरे आप पकड़ लोगे और आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो खैर चलो, हमने कहा क्या कि हार्ड डिस्क क्या होगा। अगर मैं सर्वर का हूं तो मैं सर्वर कंप्यूटर के अंदर कहीं भी किसी स्पेस को मैं सर्वर बना सकता हूं। डेटाबेस जो होता है, जैसे मोंगो डीबी आप यूज करो, माई एसक्यूएल यूज करो, सभी के सभी डेटा को फाइल बना करके स्टोर करते हैं। सभी के सभी कंप्यूटर में फाइल बना के स्टोर करते हो, वो अलग बात है। फ्रंट एंड पे जब आप रैम में उठा के लाते हो तो अलग ऑब्जेक्ट्स में पढ़ते हो, तो फाइल में बना करके डेटा को स्टोर करते हैं। परमानेंट स्टोरेज हमेशा किसके साथ एसोसिएटेड है? फाइल के साथ एसोसिएटेड है। और मेरी कोशिश रहेगी जब मैं नोड पढ़ाऊं या फिर कोई भी यहाँ नोड पढ़ाएगा, तो आपको फाइल सिस्टम जरूर बताएगा। फाइल सिस्टम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर बैकएंड की बात करते हैं। यहां तक मैं कहता हूं कि डेटाबेस से भी ज्यादा जरूरी है फाइल सिस्टम को समझना। अगर आप बैक एंड की बात करते हैं, तो फ्रंट एंड में हमें फाइल सिस्टम पे काम नहीं करना है। फ्रंट एंड में हमारा मोर देन 99% मेमोरी कौन सी यूज होगी? प्राइमरी मेमोरी यूज होगी, रैम यूज होगा, रोम यूज ही नहीं होगा। तो 99% रैम यूज होगा, तो हम रैम की बातें करेंगे। ठीक है, टेम्पररी मेमोरी की बातें करेंगे, केवल 1% क्या यूज होगा? आपका सेकेंडरी मेमोरी यूज होगा, जो स्टोरेज वगैरह सिस्टम बनाया गया तो उसको हम यूज करेंगे। अदरवाइज बाकी सारा का सारा क्या यूज होगा? आपका प्राइमरी मेमोरी यूज होगा। तो ये रही बात। अब देखो ध्यान समझो, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है?
ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन से तो मैंने तुरंत पूछ लिया। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है या समझ में आ गया, मुझे बताएंगे। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं, बोलने में डर लग रहा है। क्लियर है जो मैंने बताया? भाई दो मेमोरी तो समझ में आ गई, आपको समझ में आया? कितने टाइप की मेमोरी होती है? टू टाइप्स की। हार्ड डिस्क, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी किसको कहते हैं? रैम को। सेकेंडरी किसको कहते हैं? हार्ड डिस्क को। ठीक है, यस सर, क्लियर। अभिनव त्रिपाठी को क्लियर है, गणेश को क्लियर है। गो टू मीट पे भी 3 4 5 लोगों के आंसर आ रहे हैं। इंटरेक्ट करना जरूरी है। इंटरेक्ट करोगे तो मैं सिखा ही दूंगा। ठीक है। देखो, एक तरफा पढ़ाई अब, एक तरफा क्लासेस नहीं चलेगी यहाँ पे। तो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंजीनियरिंग कॉलेज में चलती है। बोर्ड की तरफ फेस किया और लिख रहे हैं, सामने जब बच्चे खेल रहे हैं। ये वाली कहानी नहीं चलती यहाँ पर। ठीक है, आपको इंटरेक्ट करना होगा, आपको सीखना होगा, और कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ही आते हैं यहाँ पे जिनको सीखना है। टाइम पास करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको सीखने के लिए पढ़ना है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या सीख रहे हो, उसी के साथ हम लोग आगे काम करेंगे। तो खैर चलो, मेरे पास थोड़ा फीडबैक आ गया, इस फीडबैक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मेरी कोशिश आज वेरिएबल्स तक तो टच में करा दूं, अगर करा पाया तो। वेरिएबल्स का टॉपिक बहुत स्ट्रांग है। कल के लेक्चर में कम से कम 2 घंटे वेरिएबल्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सब कुछ वेरिएबल्स है, पूरे एचटीएमएल को मैं वेरिएबल से पढ़ा दूंगा। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। पूरे सीएसएस को वेरिएबल से पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? तो कैसे पढ़ना वो मैं बताऊंगा। ठीक है, कैसे पढ़ना वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम फोकस करते हैं, देखते हैं वेरिएबल्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा डेटा स्टोरेज का ही गेम है। तो वेरिएबल कैसे इंपॉर्टेंट है, फिर हम यहाँ पे चलते हैं। हमने कहा ये फ्रंट एंड है, बैक एंड। पढ़ना क्या है, मैंने कहा ना आज पढ़ना क्या है, हम ये बताते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ब्राउजर है। अब एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल को समझने की कोशिश। ब्राउजर पे आपने क्या लिखा, आपने ऐसा कुछ लिखा था, अभी फेसबुक लिखा। आपको याद होगा अभी अभी आपने क्या लिखा था, इस ब्राउजर पे आपने facebook.com लिखा, एंटर किया, ये आपके पास डेटा आ गया, ये आपके पास डेटा आ गया। अब हमें कैसे पढ़ना, किस पे फोकस करना, हमें ध्यान देना है। ये हमारे पास वेब ब्राउजर है। आपने यहां पर ब्राउजर ओपन किया और आपने क्या लिखा, facebook.com, और यहां एंटर हिट किया। एंटर हिट किया तो ये कहां गया, सर्वर पे गया। ये सबको पता है। इंटरव्यू जानते हो क्वेश्चन क्या पूछेगा? ऐसा पूछ देगा, ये बता हिट करने पे सर्वर पे कैसे जाता है, क्या होता है बैकग्राउंड में कि सर्वर पे चला गया। ब्राउजर ने सर्वर पे कैसे भेज दिया डेटा को, तो ये भी क्वेश्चन है। जब सामने वाले को फेल करना हो तो कुछ भी पूछेगा ना वो, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। समझा रही बात? तो कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। धीरे धीरे करके आपको सब बताओ, जब आप ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते सर ये कैसे, जो माइंड में क्वेश्चन चल रहा है वो पूछ लो। मुझे 1% भी दिक्कत नहीं होती है, होगी कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा मुझे नहीं आता है। ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगा अगर नहीं आता होगा तो। लेकिन ऐसे में नहीं रहना कि आप कुछ पूछोगे मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे आंसर्स मैं दे पाऊंगा। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैं सारे आंसर्स दे सकता हूँ, इतना काम भी कर लिया कि मैं सारे आंसर्स दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं गुंजाइश रखता हूँ कि लर्निंग की है। हर लेक्चर्स में मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और तोते वाली कहानी नहीं है कि कल जो पढ़ाया था वही आज पढ़ाना है। ठीक है, हर फर्स्ट लेक्चर मेरा डिफरेंट हो जाता है। आज तक मैं देखता आ रहा हूँ, हर फर्स्ट लेक्चर में कॉपी टू कॉपी पढ़ाता नहीं, लिख के लाया नहीं उन्हें। तो हर लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर भी डिफरेंट होता है, सेकंड लेक्चर्स भी थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि पूरा डिफरेंट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, कुछ घट जाते हैं। तो देखो, मैंने कहा फेसबुक एंटर किया, सर्वर पे चला गया। कैसे गया नहीं बताया मैंने। अब यहां से वो हिट करके सर्वर पे गया। अब सर्वर पे फेसबुक हिट किया तो किसी न किसी फोल्डर में जाएगा, वहां कोड लिखा हुआ है। उस कोड को सर्वर पे क्या करेगा, वो उस कोड को प्रोसेस करेगा। मैंने बताया ना ऊपर, देखो काम क्या है सर्वर का, इट इज यूज टू स्टोर ए प्रोसेस डेटा। डेटा को प्रोसेस करेगा, डिस्प्ले सर्वर पे करेगा, तो क्या क्लाइंट को दिखाई देगा? नहीं, क्लाइंट पे दिखाने के लिए क्लाइंट पे लाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, यहां से रिक्वेस्ट गई, इसने क्या किया, प्रोसेस किया, और उसके बाद क्या किया, एक बंडल ऑफ कोड बनाया जिसको हम कहते हैं डेटा बनाया। अब इस कोड को क्या करता है, रिटर्न बैक कर देता है किसको, ब्राउजर को। और ब्राउजर के पास में
रिक्वेस्ट किया, सर्वर से आपके पास क्या आ गया, सर्वर से आपके पास कोड आ गया। इस कोड को किसने एग्जीक्यूट किया, ब्राउजर ने एग्जीक्यूट किया। अब क्वेश्चन ये है मेरा कि इस कोड के अंदर क्या क्या होगा। हाँ, आप बताओ क्या क्या होगा। ये जो कोड सर्वर से क्लाइंट पे आ गया है, हाँ पूछो, मेरे से पूछो, उससे ज्यादा जानता हूं मैं। पूछो। हाँ रिपीट करते हो तो उससे क्यों पूछ रही हो। जब सर बैठे हुए हैं और इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आपके फ्रेंड से ज्यादा सर को आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता लेकिन थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है। तो आपको जो कंफ्यूजन है मेरे से पूछोगे तो ज्यादा अच्छे से मैं क्लियर करूंगा। अपने फ्रेंड से पूछ लोगे तो वो ऐसा क्लियर कर देगी कि फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको कुछ टाइम बाद फ्रेंड की हेल्प मैं बताऊंगा कि फ्रेंड्स को कैसे। मैं क्लास में बहुत सारी बातें बताता हूँ, आपको क्या करना है पहले से ही तैयारी कर लो कि आपके किस फ्रेंड को पढ़ाना है। और आपको कोई ऐसा ऐसा नहीं सोचा पढ़ा देंगे तो वो ज्यादा सीख जाएगा। कई बार होती है बच्चों में ऐसी भावना, लेकिन अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स को पढ़ा पा रहे हो तो उससे सबसे ज्यादा फायदा आपको होना है। सामने वाले को समझ में आए ना आए, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर हो जाए, ये कंफर्म है। तो इसलिए आप अपने फायदे के लिए अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओ बुला करके कि मैं सिखाती हूँ ये कॉन्सेप्ट, सर क्या सिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ढूंढना है आपको। तो मेरी बेटी है तो मैंने उसको भी कहा था कि 10th पास कर लिया, अभी 11th में आई, तो मैंने कहा तुम्हारे साथ मैं भी थोड़ा 11th पढ़ लेता हूं, मेरा इंटरेस्ट आता है। तो मैंने कहा ऐसा करना कि तुम पढ़ लो, उसके बाद मुझे पढ़ा देना। तुम्हें पढ़ाने में नहीं पापा मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। तो मैं चक्कर में मुझे पढ़ा देगी तो मैं तो कुछ सीख ही जाऊँ और वो उसका थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो पढ़ाने का सिस्टम है, अगर आप किसी को पढ़ा, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो जो क्वालिटी आती है पढ़ाने से ज्यादा है, पढ़ाने के टाइम पे माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। तो कोई प्रॉब्लम मैं कई दिन से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ अपने आप सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ऐसी भी सिचुएशंस आती है। तो ये सब प्रैक्टिस, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आपको स्ट्रांग बना देंगे। केवल वेरिएबल डेटा ही पढ़ करके स्ट्रांग नहीं होगे, सोचोगे, सोचने की टैक्टिस आ जाएगी कैसे काम करते हैं तो आप स्ट्रांग हो जाओगे। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर दूंगा। जब मैं काम करता हूं तो मैं जहां फंसता हूं ना उसको नोट करता हूं कि मैं क्यों फंसा वहां पे। तो जब आपको पढ़ाता हूं तो आप इमीडिएट तो फंसोगे नहीं। तो मैं वो सिचुएशन क्रिएट करता हूं, देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां आप फंस सकते हो, और इस ढंग से फंसोगे तो यहां से निकलना कैसे। तो आपको उस सिचुएशंस, उस प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की प्रैक्टिस बनती है। तो ऐसी चीजें आएंगी। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा facebook.com आपने यहां ब्राउजर पे लिखा। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर पहले, मैंने ये बंद किया, दोबारा लिखता हूं। देखो यहां पर आया, स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, हमने कहा facebook.com लिखा, मैंने एंटर किया तो ये प्रोसेसिंग करके कहां गया, सर्वर पे गया। और सर्वर पे जाने के बाद कुछ वापस आ रहा है। मैं उसी को यहां लिख करके बता रहा हूं कि देखो दो मशीन, एक क्लाइंट एक सर्वर है। जब आपने facebook.com लिखा तो यहां से वो किस पे रिक्वेस्ट लेके गया, सर्वर पे गया। अब सर्वर पे facebook.com पे कुछ कोड होगा, उस कोड को सर्वर ने प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद एक नया कोड बनाया, बंडल ऑफ कोड बनाया। उस कोड को किसको दे दिया, क्लाइंट को दे दिया, ब्राउजर को दे दिया, रिटर्न कर दिया। यानी कि ब्राउजर के पास कोई ना कोई कोड आ गया। अब जो ब्राउजर के पास कोड आया उसी कोड को तो इसने एग्जीक्यूट किया। क्वेश्चन क्या उठता है कि इस कोड के अंदर किस किस लैंग्वेज का कोड है, क्योंकि यही कोड ब्राउजर पढ़ेगा, और जो कोड इसके अंदर होगा वही कोड आपको सीखना है एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। समझ रहा, इस कोड के अंदर क्या है, तीन चीजें हैं। इस कोड के अंदर तीन चीजें हैं, एक क्या है HTML, दूसरा क्या है CSS, और तीसरा क्या है जे। तो बंडल के अंदर तीन ही कोड है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। आपसे अगर पूछा जाए ये तीन ही कोड क्यों है, आंसर क्या होगा। ये तीन ही क्यों है, HTML, पाइथन क्यों नहीं आया। HTML आया, CSS आया, JS आया। ये तीन ही क्यों आया, पाइथन भी आ जाता, जावा भी आ जाता, PHP भी आ जाता तो अच्छा रहता। तीन ही क्यों आया। GUI के लिए पाइथन नहीं यूज हो सकता है। हाँ, ऑनलाइन कोई बता रहा है ये तीन ही कोड क्यों आया, अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन है, बस क्या करें। यूजर इंटरफेस के लिए, ठीक है। बाय यूज ऑफ API किसने लिखा है। ये तीन ही कोड क्यों है अभी बताओ, जल्दी बताओ नहीं तो मैं आगे मैं बता दूं।
अब आई बात, ये कोड एग्जीक्यूट किसको करना है? ब्राउजर। तो ब्राउजर से पूछा गया है, भाई ब्राउजर बताना जरा तुम क्या पढ़ लेते हो। तो ब्राउजर ने कहा मुझे क्या आती है। पहले उसको केवल एचटीएमएल आती थी जब बना था तब। धीरे धीरे उसने क्या लर्न किया? सीएसएस लर्न किया। जावास्क्रिप्ट की कहानी तो बाद में आई। फिर बाद में क्या आ गई? जावास्क्रिप्ट। तीन चीजें सीख गया है वो। जितने मॉडर्न ब्राउजर है तीन चीजें जानते हैं, एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावा। जब ये जानता है तीन चीजें, इसको पाइथन दे दो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि हमारा ब्राउजर क्या जानता है? जावास्क्रिप्ट जानता है। और आप क्या पढ़ने जा रहे हो? जावास्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि दुनिया के जितने ब्राउजर है उन सभी को आप प्रोग्राम कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप किसको प्रोग्राम कर सकते हो? ब्राउजर को प्रोग्राम कर सकते हो। पहली बात तो ये कॉन्फिडेंस रखो। क्या अब आपसे पूछा जाए क्या ब्राउजर को प्रोग्राम करने के लिए पाइथन यूज किया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा? नहीं, नहीं कर सकते। क्या जावा को यूज कर सकते हैं ब्राउजर को प्रोग्राम करने के लिए? आंसर क्या होगा? नहीं कर सकते। क्या पीएचपी यूज कर सकते हैं? आंसर क्या होगा? नहीं। तो क्या यूज करोगे प्रोग्राम करने के लिए? जावा। यानी कि जावा स्क्रिप्ट की एक तरफा मोनोपोली है। कहां? ब्राउजर पे। फ्रंट एंड जो दिखाई दे रहा है वहां एक ही लैंग्वेज रन हो सकती है, और उस लैंग्वेज का नाम क्या है? जावा स्क्रिप्ट। वर्ल्ड वाइड यही एक्सेप्टेड है, तो इसमें कोई इब्बट नहीं है। अगर आपको ब्राउजर पे काम करना है तो आपको जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। और आपको हैप्पी होना चाहिए कि हम एक ऐसी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं जिसकी अपनी मोनोपोली है। कहां के लिए? ब्राउजर के लिए। और ये एक ओपन सोर्स है जिसके लिए किसी को कोई अमाउंट और लाइसेंस के लिए पे नहीं करना। ये बात समझ आ रही है? तो एचटीएमएल, सीएसएस एंड जीएस तीन चीजें हैं जो यहाँ पर प्रोसेस होगी। तो अगर मैं कहूं कि जो फेसबुक का कोड है उसमें यही कोड है, इसी कोड को ब्राउजर प्रोसेस करता है। तो अगर आपको फ्रंट एंड समझना है तो तीन चीजों की मास्टरिंग होनी चाहिए, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। अब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने और घटाने दोनों के लिए मैं कुछ बातें बता देता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। थोड़ा कम होगा तो उसे धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे। समझने की कोशिश करो। एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है। एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल इज ए मार्कअप लैंग्वेज यूज टू डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ये वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए होता है। अब सिंपल एग्जांपल बताऊं, क्या किसी को घर बनाना है तो फाइनली घर जब बन के आता है तो सुंदर सा दिखता है। तो घर के अंदर रॉ मटेरियल लगते हैं ना। रॉ मटेरियल क्या होगा? ईंट हो सकता है, सरिया हो सकता है, ठीक है, रेत वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये सारे रॉ मटेरियल है। कोई घर आप देख सकते हो बगैर इन रॉ मटेरियल के बने हुए? नहीं होगा ना। तो कोई वेबसाइट ऐसी नहीं होगी जिसमें एचटीएमएल के स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स न लगे हुए। जैसे आप देखो ये डिजाइन दिख रहा है, ये फेसबुक का डिजाइन दिख रहा है ना। मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, बताना मेरे लिए इजी हो जाएगा। प्रिंट स्क्रीन। मैंने ये प्रिंट स्क्रीन ले लिया और चलो ये क्या, एक सेकंड और करता हूं देखो समझने के लिए। मैंने केवल इतना हिस्सा उठा लिया और इसको उठा करके ले आता हूं यहां पर। क्यों समझने को, इसको उठा करके यहां पर ले। अब देखो डिजाइन सुंदर सी लग रही है। पूरे सुंदर में एचटीएमएल का बहुत सारा रोल एचटीएमएल का। एचटीएमएल ने क्या किया देखो, यहां पर देखो स्ट्रक्चर में यहां पर क्या लगाएगा तो आप कहोगे सर यहां पर क्या लगा है? ये एक बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स कैसे बनाएंगे? तो ये बॉक्स बनाने के लिए एचटीएमएल का एक एलिमेंट यूज करना पड़ेगा आपको। तो आपको एचटीएमएल पढ़ते हो तो उस एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट कहां से आएगा, कैसे आएगा। बहुत आसान सी थ्योरी है, 10 15 20 एलिमेंट्स पढ़ोगे, टोटल 120 140 एलिमेंट होते हैं। इतने नहीं पढ़ने, आप 20 से 30 पढ़ लोगे तो आप लोग को लगेगा मास्टर हो गए। ठीक है, फिर धीरे धीरे सब पढ़ सकते हो, सबका सिस्टम एक ही जैसा है। तो ये जो एलिमेंट जिसको हम इनपुट एलिमेंट कहेंगे या फिर इसको टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस में। तो टेक्स्ट बॉक्स आया कहां से? टेक्स्ट बॉक्स आया कहां से? तो एचटीएमएल ने उठा करके, एचटीएमएल ने दिया तो कहीं भी रैंडम इस पेज पे ऐसा एक बॉक्स सा बन के आ गया। लेकिन इस बॉक्स को बीच में ले आना है, आपको स्टाइल करना है। तो एचटीएमएल ने नहीं किया, एचटीएमएल ने नहीं किया। उसके लिए हमने क्या देखा कि हमारे पास ये जो सीएसएस है, इट इज यूज टू स्टाइल एलिमेंट ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल के एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए क्या यूज होता है? सीएसएस यूज होता है। और जेएस क्या है?
It is a programming language that is used to provide dynamic effect in your web page। कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। जैसे आप एक घर बनाते हो तो घर के अंदर रॉ मटेरियल हो गई। जब रॉ मटेरियल के साथ आप सारा बना दिए, घर बना दिए, तो आप देखते हो कि घर बनने का फिर उसकी पेंटिंग स्टार्ट होती। तो घर बनने तक का काम क्या हो गया? आपका रॉ मटेरियल एचटीएमएल हो गया, उसको अरेंज करके आपने बना दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया? पेंट करना स्टार्ट किया। जब पेंट करना स्टार्ट किया, उसे कल अच्छे से पेंट कर दिया, सारा कुछ फिलिंग विलिंग कर दिया, तो ये सारा स्टाइल है आपका। स्टाइलिंग कर लिया आपने। उसके बाद आपने लाइट वगैरह भी लगा दिया, लाइट को ग्लो कर रहे हो, स्विच ऑन किया, लाइट ग्लो हो गया, स्विच ऑफ किया, लाइट ऑफ हो गई। तो लाइट का ऑन ऑफ होना, फैन का चलना, एसी का चलना, ये सारा का सारा इफेक्ट क्या है? ये सारा का सारा जावास्क्रिप्ट है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि चलो ठीक है, ये घर बन गया, सारे एसी पंखे हटा दो, बैठ के पढ़ लोगे क्या? इतनी गर्मी हो रही है, ठीक है, अगर ये सारे हटा दिया जाए तो क्या पढ़ पाओगे? तो आपको लग जाए जावास्क्रिप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ कर लो और उसके बाद जावास्क्रिप्ट ना यूज कर, तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा आज की डेट में। तो जो ये हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वो आपकी जावास्क्रिप्ट है। अपनी लाइफ से इलेक्ट्रिसिटी हटा हटा दो, और कोई पूछे जावास्क्रिप्ट से क्या होता है, तो आपको लाइट हटा दो, इलेक्ट्रिसिटी हटा दो अपनी लाइफ से, तो जावास्क्रिप्ट हट जाएगी प्रोग्रामिंग से। यही फायदा नुकसान है, आप समझ सकते हो। तो खैर चलो, हमने एक छोटा एग्जांपल देकर के आपको बताया कि ये ऐसे टास्क होता है, ये हमें सीखना है। अब मुझे इसमें क्या करना था कि एचटीएमएल जो है, अगर आप मेरे से नहीं भी पढ़ोगे, अपने आप थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह देखना स्टार्ट करोगे, और सबसे अच्छी चीज क्या, मैं पहले बता रहा हूं और आप पढ़ो। ऐसा नहीं कि सब मैं पढ़ा के ही दूंगा। आप W3 स्कूल ओपन कर लो, और ये कहीं से खराब बात नहीं है। W3 स्कूल ओपन कर लो, मैं भी कई बार ओपन करूंगा, कि सारे मैंने याद कर, काफी कुछ याद है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, मेरा काम समझाना है। तो आप यहां से एचटीएमएल स्टार्ट करो, और जब टाइम मिले थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। तो एचटीएमएल अगर आप इससे भी पढ़ोगे, मेरे बगैर पढ़ाए पढ़ोगे, तो आप ये समझ लो कि 60-70% सीख जाओगे अपने आप। इतना आसान है। कुछ एक पॉइंट्स में बताऊंगा तो उससे और स्ट्रांग हो जाए, 80-90% तक आप पहुंच जाओगे। 100% तो शायद कोई नहीं पहुंचेगा, मुझे खुद नहीं आता, मैं क्या सिखा दूंगा आपको 100%, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके ऐसा सीखोगे, तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी एक आध प्लेस के लिए। तो आपको मैं क्या बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊं कि एचटीएमएल पढ़ने के लिए आप बीच में क्या हेल्प ले लो, W3 स्कूल का हेल्प लो। कैसे पढ़ना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकली पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा, एचटीएमएल समझ में आएगा। और एचटीएमएल इतना इजी है कि आप जो है, मुझे लगता है क्या, 50-70% समझ सकते हो बिना हेल्प के। और कोशिश करोगे समझ में आएगा। मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीएसएस थोड़ा डिफिकल्ट है, सीएसएस पढ़ाना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी आप 30-50% समझ सकते हो। आइडिया आपको लग सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको पढ़ने से ना समझ में आए, आप समझ सकते हो। अब इसके फाइनली आता है जेएस की। बहुत कोशिश करोगे, यूट्यूब वीडियोस देखोगे, कई सारे लेक्चर्स पढ़ोगे, फिर भी आप अपने आप से 10 से 20% बस। मेरे से पढ़ के अगर आप केवल 50% तक आप पहुंच गए, 50% तक पहुंच गए, तो आप खूब प्लेसेबल हो, बड़े अच्छे से काम कर पाओगे। मुझे जावास्क्रिप्ट बहुत आती है, तारीफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन आपको फील हो, मुझे जावास्क्रिप्ट बहुत, प्रोग्रामिंग बहुत आती है। तो जितनी आती है सारा तो आप सीखोगे नहीं। सारा सीखने के लिए तो 2-4 साल लगाओगे, तभी तो सीखोगे, ऐसे सीख नहीं पाओगे। तो मैं क्यों कहूँ कि 100% आपको सिखा दूंगा, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा जो ऊपर से निकल जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं तो उसको बाईपास नहीं कर। एक तरीका क्या होता है कि डिफिकल्ट बताओ ही ना, आप बड़े खुश हो, कहानी सुन रहे हो रोज, तो बड़ा मजा आ रहा है, तो ऐसी प्रैक्टिस नहीं होगी। वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं भी समझ में आने, वो भी पता होने चाहिए कि ये नहीं समझ में आया, तो लिख लेना, नोट कर लेना, नहीं समझ में आया लेकिन समझना है। फिर तो ऐसे कॉन्सेप्ट भी आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी जावास्क्रिप्ट ना, मोस्ट ऑफ द थिंग जावास्क्रिप्ट सब कुछ आप सीख जाओ, जिससे आप किसी इंटरव्यू में बैठने पे आपको कोई दिक्कत ना हो। किसी इंटरव्यू में बैठ करके कोई दिक्कत ना हो। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने मेरे थ्रू जावास्क्रिप्ट जो आपने पढ़ा हुआ वो पढ़ करके इंटरव्यू देने बैठ जाओ, तो जरूर नहीं आप क्लियर कर लोगे। लेकिन ये कंफर्म है, सामने से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो सारे क्वेश्चन आपके सुने हुए होंगे, बता पाओ ना बता पाओ, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। मैं सारा कुछ कवर करता हूँ।
तो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अगर आपने मेरे लेक्चर्स ठीक सीखे तो सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से, मैं मुझे याद है जब मैं पाइथन पढ़ा रहा था, एक अच्छा स्टूडेंट था, उसने मेरे लेक्चर्स को 20, तो उसने एक दिन मैसेज किया मुझे कि सर मैं गया मशीन लर्निंग और इसके इंटरव्यू में, मेरे लेक्चर्स के वीडियोस को उसने 27 टाइम्स रिवाइज किया था। उसका मैसेज आया था मेरे पास। तो उसने कहा कि बस पाइथन बता के मैं सेलेक्ट हो गया, केवल पाइथन बता करके उसको कैंडिडेट्स को अच्छे पैकेज पर, आज बहुत आगे होगा वो। ये बहुत पढ़ा भी, मेहनत भी किया, हमसे भी आगे चला। जो एक ही चीज को कंटिन्यूस पढ़ रहा है, एक टाइम के बाद वो हमसे भी आगे निकल जाता है, क्योंकि वो बहुत कंटिन्यूस उसी पे वर्क कर रहा है, नई नई चीजें और इंडस्ट्री में देखने लगा है। तो आप अगर जीएस को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो बिलीव करो आप कहीं भी सेट हो जाओगे। फिर आप ये नहीं कि मेरा प्लेसमेंट हो रहा नहीं हो रहा, ये वाले टेंशन से ऊपर हो जाओगे, स्ट्रांग हो गया तो ठीक है। हम इसी में सबसे ज्यादा टाइम देंगे, सबसे ज्यादा टाइम लगाएंगे, करीब करीब 60 to 80 आज तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए बी फोकस्ड, आपको फोकस होकर रहना है कि जावास्क्रिप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस नहीं है, आपको थोड़ा बहुत इफ एल्स समझते हो आप, लूप वगैरह थोड़ा बहुत देखा हुआ तो आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। कभी प्रोग्रामिंग सुना ही नहीं है कि सी भी कुछ होती है, जेएस भी कुछ होती है, तो मैं कहूंगा ऐसे स्टेज पे आपको एक बिगिनर बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर आप मुझे ज्वाइन करें। अगर सुना ही नहीं है तो, जैसे मैंने ये इफ लिख दिया, आपने सुना ही नहीं इफ भी कुछ होता है क्या, तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। ऐसा नहीं मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि इफ को बता करके आपको डेवलपमेंट लेयर पे ले जाना, यही हमारा टारगेट है। तो बताऊंगा तो समझ आएगा, लेकिन डेवलपमेंट लेयर पे जाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि कभी पहले कुछ सुना समझा है, जब ऐसे कुछ एक कैंडिडेट्स आते हैं, जब मुझसे इंक्वायरी में मिल लेते हैं, तो मैं उनको गाइड कर देता हूँ कि आप पहले एक बिगिनर बैच ज्वाइन करो, थोड़ा सा कि इफ सीखने का जो प्रोसेस है, जब हमने बीटेक किया था तो मुझे लगा सी 1 साल में सीखा था, शायद सबसे स्लो पढ़ने वाले रहे होंगे तभी तो इतना टाइम लगा होगा, या 6 महीने में सीखा होगा, कुछ समझ में आना शुरू, समझ में नहीं आता था यार, वो लूप घूम रहा है, ठीक है। अभी हमें घुमाना आता तो हमें लग रहा है कि आप भी घुमा लोगे अच्छा आराम से, लेकिन लूप को सीखने में, एक बच्चे का दिमाग चलाने में, कैंडिडेट का दिमाग चलाने में टाइम लगता है। वो तुरंत ऐसा नहीं मैंने लिखा और आप तुरंत आपका दिमाग चलने लगेगा, उसके लिए स्टेप्स होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, फिर आपका दिमाग चलना शुरू होता है। लूप का सिंटेक्स समझना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समझ सकता है, बड़े आराम से समझ सकता है, लेकिन लूप को का यूज समझना बड़ा डिफिकल्ट, और वो हम समझाएंगे आपको, धीरे धीरे करके समझाएंगे। तो खैर चलो, हमने कहा जावास्क्रिप्ट पे फोकस होएंगे। और जो हमारा पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि एचटीएमएल शुरू से खत्म होगा फिर सीएसएस खत्म होगी फिर जावास्क्रिप्ट खत्म होगी, ऐसा नहीं होगा। एचटीएमएल में भी जावास्क्रिप्ट यूज होती है, सीएसएस में भी जावास्क्रिप्ट यूज होती है, जावास्क्रिप्ट में भी जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस यूज होता है। तो मिक्सअप हम थोड़ा फोकस करते हैं, करीब करीब हम आपको एचटीएमएल इतना दिखा देंगे कि आप एचटीएमएल एलिमेंट्स वगैरह समझ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। पैरेलली प्रैक्टिकल में एक और सर आपके साथ रहेंगे, वो आपको प्रैक्टिकल करा करा करके एचटीएमएल आपको दिखाते रहेंगे, और उसमें जावास्क्रिप्ट और ये लैब सेशन इन सब के साथ आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। तो हमारे लेक्चर्स अभी कुछ दिन 2 घंटे के चलेंगे, उसके बाद 3 घंटे के चलेंगे, आप मेंटली प्रिपेयर रहना। 1 घंटे का आपका लैब सेशन होगा, 1 से 1.5 घंटे का लैब सेशन होगा, जो जरूर अटेंड करना है, चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो, ठीक है। जरूर अटेंड करना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आप वीक हो जाओगे। कुछ दिन तो आपको खूब मजा आएगा, फिर बाद में धीरे धीरे क्या होगा, नहीं समझ में आने वाला सिस्टम शुरू होगा, तो फिर मजा आना कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये मैंने सारी बातें ओपनली आपको बताई, तो यहां तक हो गया। ये सारी बातें हो गई, एचटीएमएल सीएसएस जीएस की बातें हो गई, ये हो गई। इसके साथ साथ आपको फोकस क्या करना है, एचटीएमएल तो एचटीएमएल रहेगा, सीएसएस पे पूरा काम नहीं होता है आज की डेट में। सीएसएस के साथ साथ इसके फ्रेमवर्क आ गए जो बड़ा इजी प्रोग्राम को कर देते हैं, उनमें से एक फ्रेमवर्क आपको कवर कराया जाएगा कंटेंट के अंदर, जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। ये भी आसान है, आप पढ़ सकते हो, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, जेएस पढ़ते हो, जेएस की लाइब्रेरी होती है जो वेब डिजाइनिंग में हम कवर करते हैं, कुछ 2-4 ही लेक्चर होंगे, ज्यादा लेक्चर नहीं होंगे। जेएस के साथ जेएस की एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है जे क्वेरी। तो वेब डिजाइनिंग के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर हम करीब करीब 5 टॉपिक कवर करेंगे, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और जे क्वेरी। अभी से आप समझ लो, जे क्वेरी इंट्रोडक्शन इतना सिखाया जाएगा, आप काम कर लो। बूटस्ट्रैप इतना सिखाया जाएगा, काम कर लो। एक एक लाइन पकड़ के नहीं सिखाई जाएगी आपको, ठीक है। एक एक लाइन पकड़ के सिखाने वाली बात कहाँ होगी आपकी, जावा
स्क्रिप्ट के अंदर होगी, उसका कोई पोर्शन नहीं छोड़ा जाएगा, बहुत डिटेल में चलेंगे। ठीक है। HTML CSS में कई सारी चीजें आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमें बताना पड़ेगा, आप ऐसे कर लो, आप काम कर पाओगे, आप अपने साथ प्रैक्टिस भी करो तो सीख जाओगे। तो ये सारा करिकुलम को करीब करीब पूरे वेब डिजाइनिंग को सीखने में 1.5 मंथ तो लगते ही लगते हैं, इससे कम किसी हालत में नहीं लगेगा। ठीक है, चाहे 2 से 3 घंटे हम कवर करें फिर भी नहीं लगेगा। कई बार उससे ज्यादा भी लग सकता है, थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, और कई बार थोड़ा कम भी, अगर एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह ले लेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन 1.5 मंथ आप मान के चलो कि इतना टाइम देना है। कुछ स्टूडेंट्स अगर ऑफलाइन, अभी क्या होगा, 1.5 महीने किसी तबीयत खराब होगी, कुछ होगी, तो कोशिश करना ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। ठीक है, कोशिश करना कि लेक्चर ना मिस हो तो सैटरडे संडे या बीच के गैप में उसको कवर करो। बहुत जरूरी है कवर करना। ये सारी बातें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे से पढ़ के अगर आप नहीं सीखोगे तो दुख मुझे ज्यादा होगा। ठीक है। जब मैं पूछूंगा, आपसे कोई पूछेगा और आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो लिखा जाएगा नहीं सर ने पढ़ाया था और बच्चा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो फॉल्ट तो मेरा भी हुआ ना, तो मैंने क्या पढ़ाया कि आप सीख ही नहीं पाए। तो उससे बचना है थोड़ा। ठीक है, मुझे बचना है मतलब, तो इसलिए मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप सीखो। तो खैर चलो, यहां तक की बातें हो गई। HTML CSS 5 चीजें हो गई जो है। इसके अलावे अलग से काफी बच्चों ने रिएक्ट ज्वाइन किया होगा, जो वेब डिजाइनिंग कंटेंट में नहीं आता। रिएक्ट, हम जब रिएक्ट पढ़ाएंगे तो हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाते, फिर हम क्या पढ़ाते हैं, रिएक्ट। ध्यान समझना, 40 से 50 घंटे में रिएक्ट पे रिएक्ट पढ़ाता हूँ। कई जगह रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट पढ़ाता हूँ। जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाएंगे, किसमें जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे, रिएक्ट। हम सारा जावास्क्रिप्ट आपको कहाँ पढ़ाएंगे, जावास्क्रिप्ट के साथ पढ़ाएंगे। जब रिएक्ट का बैच चलेगा तो पूरा का पूरा हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्ट, क्लाइंट साइड के लिए रिएक्ट पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। तो अगर क्लाइंट साइड एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आपने ये 5 चीजें देखी और साथ में क्या रिएक्ट ढूंढ लिया, पढ़ लिया आपने, तो केवल इतना पढ़ के मैं आपको प्लेसेबल बना सकता। इसमें क्या क्या पढ़ना वो भी मैं आपको नोटिस कराऊंगा। रिएक्ट पढ़ते पढ़ते मैं आपको एक प्रोजेक्ट ई कॉमर्स का करा दूंगा। ई कॉमर्स का पूरा प्रोजेक्ट मैं करा दूंगा। प्रोजेक्ट बनाने में रिएक्ट करते हैं तो कम से कम 10 लेक्चर प्रोजेक्ट्स का चलेगा। प्रोजेक्ट का चलेगा, जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मैं पैरेलली बनाऊंगा, पैरेलली आप बनाएंगे, तो ये प्रोजेक्ट का इतना लेक्चर चलेगा कंफर्म। समझ आ रहा है। तो फिर आप काम करोगे। समझ आ रहा है? ये हुआ फ्रंट एंड। बैकएंड की बात करते हैं कि अगर हम सर्वर साइड, इसके बाद हमारा फुल स्टैक का बैकएंड शुरू होगा। बैकएंड्स में क्या क्या है ध्यान समझना, केवल कंटेंट बेस्ड बताता हूं। अगर आप बैकएंड पे आते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अभी कनेक्टेड है या नहीं है, मैं देख लूं जरा। कनेक्टेड है, फिर भी 2-3 स्टूडेंट्स गायब हो गए। इधर भी 1-2 ही गायब है। ठीक है। ऑफ ऑनलाइन में ये भी समस्या है, देखो ऑफलाइन में क्या होता है, जो यहाँ बैठा ना करीब 2 घंटे बैठता है, ऑनलाइन में मौका होता है चाय पीने चले गए। अच्छा चलो, ये तो मुझे जानते हो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्या लगता है कि एक टॉपिक थोड़ा इजी पढ़िए तो आता है मुझे, मैं पढ़ लूंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहना, कि बीच बीच में इतने टॉपिक्स आएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में कभी ना रहना कि ये टॉपिक आपको पूरा आता है। पूरा आने में बहुत सारी चीजें नई बातें आएंगी, तो आप पूरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनो और पूरे लेक्चर्स को ध्यान से समझो, फिर हमारी गारंटी चलती रहेगी। बीच बीच में मैं इसलिए देख रहा, इसलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि जितने लोग आ सकते हैं ऑफलाइन वो आ जाए, ऑफलाइन आ जाए। चलिए ठीक है, इतनी बातें बता दी, बहुत टाइम नहीं है, तो अब मैं आपको पढ़ने वाली बातें बताता हूँ, पढ़ना कैसे। कल से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, स्पेशली स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ मैं पढ़ाता कैसे हूँ, और आपको फोकस क्या करना है पूरे 6 मंथ के ड्यूरेशन में, आपको किस ढंग से फोकस होकर पढ़ाना है। हम पढ़ाने के तरीके, हम 2-3 चीजें फॉलो करते हैं। ठीक है। एक मेरी थ्योरी है जिसको हम कहते हैं काउंटिंग थ्योरी। तो काउंटिंग थ्योरी के साथ मैं क्या करूंगा, आपको काउंट करके बताऊंगा कितनी चीजें पढ़नी है। जैसे मैंने कहा 2 ही चीजें पढ़नी है। मेमोरी 2 ही टाइप की होती है, रैम रोम। अगर रैम से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 2 ही चीज पढ़ेंगे, हाउ टू स्टोर डेटा एंड हाउ टू रीड, हाउ टू रीड डेटा एंड हाउ टू राइट डेटा। तो ये सिस्टम फिक्स है कि सीखना क्या है। यानी कि आप रैम में पढ़ो तो मेरे से क्वेश्चन क्या करोगे, सर रैम में राइट करना सिखा दो और रैम से रीड करना सिखा, बस 2 ही बातें। ये दोनों आ गए आपको तो आपका ओके, मुझे आता है। और एक भी मिस हो रहा है तो आपके साथ कुछ भी ओके नहीं है। तो ये काउंटिंग में बताऊंगा, 2 चीजें सीखनी है, दोनों सीख गए तो आप पूरी तरह से ओके हैं। ठीक है। जब मैं फंक्शंस बताऊंगा तो मैं फंक्शंस को पहले बताता हूं। फंक्शंस पढ़ना तो 3 बातें आनी चाहिए।
1 2 3 मैं नोट करा दूंगा, वो 3 चीज आती है तो फंक्शन आपको आता, नहीं आते तो नहीं आता। तो 3 ही चीज सीख जाओगे, फंक्शन सीख गए, ठीक है। क्लासेस अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि ये 4 चीजें आनी चाहिए। अगर ये आपको 4 चीज आनी, इससे जानते हो क्या होता है, इससे जानते हो इससे फायदा क्या होता है कि 4, जैसे आपको फंक्शंस बनाने को बोला है, तो अपने आप क्या सोचोगे, मैंने पहले ही बता रखा कितनी चीजें सोचनी है, 3 चीजें सोचनी है। तो आप सोचोगे वही, तो आपका दिमाग चलने लगेगा, अरे सोचना क्या है। कई बार किसी से क्वेश्चन पूछे बताओ, तो क्या बताएगा वो। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ, बता पाओगे कुछ। तो 90% केसेस आप ऐसे सोचते हो क्या कि आपको पता नहीं क्या सोचना है और सोच रहे हो। तो दिमाग कैसे काम करेगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो इस लेयर से हटना है आपको। फंक्शन बनाते सोच रहे हो फंक्शंस बनाओ, लेकिन यही नहीं पता सोचना क्या है। तो आप अगली बार क्या सोचो, अच्छा सर ने कहा था कि पहला पॉइंट सोचना, तो आपको लगेगा हाँ वही सोचना है। जब वो सोचोगे तो दिमाग उस पर फोकस होगा और आप सोच लोगे। फिर दूसरा पॉइंट सोचोगे, क्या सर ने कहा था ये सोचना है, तो दूसरा पॉइंट फिर सोच लोगे आप। फिर तीसरा पॉइंट सोचना स्टार्ट, फिर तीसरा पॉइंट, तो हो गया काम खत्म। तो ऐसे सोच बनती है, तो ऐसे दिमाग चलता है। तो शुरू शुरू में थोड़ा धीरे चलेगा, और जैसे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका दिमाग तेज, फिर काउंटिंग भूल के भी आप सोच लोगे। तो ये तरीका होता है। ये एक तरीका पढ़ने का, एक स्टाइल है, जिस स्टाइल को हम फॉलो करेंगे और आपको पढ़ाएंगे पैरेलली। अब देखो, पैरेलली हम क्या करते हैं, पैरेलली हम क्या करते हैं, हम एक बात और करते हैं कि ट्रेनिंग कैसी होती है। ट्रेनिंग में फोकस, मेरा जो ट्रेनिंग का स्टाइल है, ट्रेनिंग को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी हम कहते हैं नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग, और दूसरी ट्रेनिंग को कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस है। आपने पूरी लैंग्वेज पढ़ ली, आप फ्लिपकार्ट बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। पूरी लैंग्वेज पढ़ लेना नॉलेज है, और फ्लिपकार्ट बना लेना क्या है, एप्लीकेशन है। मैं सॉफ्टवेयर बना लोगे तो एप्लीकेशन हो जाएगा। अब इन दोनों का गैप पता होना चाहिए। आप डेटा टाइप पढ़ोगे, डेटा ही पढ़ोगे, डेटा टाइप पढ़ोगे, पहले ही पढ़ रखा है, यहां भी पढ़ोगे, तो यहां क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन सर क्यों पढ़ा रहे हो आप मुझे, इसका फायदा क्या है। तो आपको हर समय फायदे की बात करनी है कि सर इसका कम से कम एक यूज तो बता दो कि मेरा दिमाग चलेगा, अदरवाइज मैं पढ़ के करूंगा क्या, लंबे टाइम से तो पढ़ता आ रहा हूं। तो मैं हर चीज का एक प्रैक्टिकल यूज बताता हूँ कि किस टाइम पे ये यूज होगा जिससे आपका दिमाग चलेगा। तो रियल रियल सिनारियो में क्या यूज होना है ये आपको सीखना है। और ये जैसे ही आप सीख जाओगे वैसे आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सी लैंग्वेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं पॉइंटर। या हर लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो पॉइंटर पढ़ाते वक्त कैसे पढ़ाया जाता है, पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट इज यूज टू होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है, ये पॉइंटर की डेफिनेशन आप पढ़ लिया। आपने कहा क्या कि पॉइंटर में प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं हो सकता, ये पॉइंटर की डेफिनेशन है। और ये पॉइंटर के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझ में, एक दो एग्जांपल आपको समझ में आ गया। तो आपने कहा कि ठीक है मैंने तो पॉइंटर पढ़ लिया, पॉइंटर पढ़ लिया, एग्जाम में गए, एग्जाम में लिखने को आ गया, आपने एग्जाम में लिख दिया, पास हो गए। अब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने वाले हो। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर में क्या हुआ, नॉलेज तो सारी पॉइंटर की ले रखी है आपने। आपके पास ये एक फॉर्म बनाने को आ गया जिसमें ये क्या किया गया, ईमेल आईडी और ये पासवर्ड, और एक बटन दे दिया किसका, लॉगिन का। समझ में आ रही बात, लॉगिन का बटन दे दिया गया। अब आपसे पूछा गया क्या, बताना जरा इसमें पॉइंटर कहां लगेगा। गैप समझने की कोशिश करना। सबके बैठ रही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये लगाना भी है। जब वहां नहीं सोचा था तो यहां लग कैसे जाएगा। कोई कुछ कह रहा है ऑनलाइन, नहीं। तो क्या होगा कि आपने सोचा ही नहीं कि आखिर पॉइंटर को जब मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो सॉफ्टवेयर बनाते वक्त कैसे यूज करूंगा, और बताया भी नहीं गया। अब वो टाइम नहीं रहा। अब आपको अगर उसको यूज करना आता है तो आप प्लेसेबल, और यूज करना नहीं आता तो आप प्लेसेबल नहीं हो। तो यहां पूछना है कि सर क्यों पढ़ा रहे हो। वैसे आप नहीं भी पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन मजा तो तब आएगा ना जब आप पूछोगे, आपकी खुद इच्छा हो। सब बैठे हो कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा देना, अरे ज्यादा पढ़ के क्या करोगे, थोड़ा पढ़ लो और सही से पढ़ लो।
वो बेटर है। सब हाथ फैलाए, सर ढेर सारा पढ़ाओ, ढेर ढेर सारे से कुछ नहीं होता। बी स्पेसिफिक कि सर आज मैंने टॉपिक में बताया ना कि आपको क्या पढ़ना है, आज इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि कम से कम इतना पता चल जाए क्या क्या पढ़ना है। अभी पता चल गया आपको? HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप और रिएक्ट। बैकएंड का शायद नहीं बताया क्या? अभी मैं बैकएंड का ही बताने वाला था। तो इधर आप में आ गए, चलो ठीक है, क्योंकि टाइम कम था, मैं इधर आ गया, बैकएंड का कल डिस्कस करें। तो मैंने ये बताया, ठीक है। मैंने कुछ एक बातें इसमें, मैं अब इसमें बता रहा हूँ पढ़ना कैसे है। सबको अच्छे टीचर चाहिए, अच्छा स्टूडेंट तो बनना ही नहीं है किसी को। मुझे अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए, तो इसलिए मैं अच्छे स्टूडेंट्स क्रिएट करता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ कि आप किस ढंग से अच्छे स्टूडेंट्स बनोगे। आपकी इच्छा क्या होनी चाहिए कि क्या सीखना है। जब तक आप अपने आप मोटिवेटेड नहीं हो कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपको वही करा देगी। आप बैठ जाओगे मुझे सीखना ही नहीं है, मैं क्या कर लूंगा यार? फीस भी पे कर दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद कसम खाया बैठे होगे नहीं मैं तो सीखूंगा नहीं। तो फिर आपसे ज्यादा मूर्ख कौन हुआ? आपको सीखना है, ये मोटिवेशन आपको लेकर के चलना है। ऐसा करो कि आज ऐसा क्वेश्चन पूछ लो, सोच कर ना कि सर ही फंस जाए, कोई बात नहीं, पूछ लो, ठीक है। तो रिसर्च ओरिएंटेड, आपको क्या लगता है जब हम प्रोजेक्ट बनाते नहीं फंसते हैं हर जगह? प्रोजेक्ट बनाने सुबह शाम लग जाते हैं, और कई लोग टीम बुला करके मेंबर डिस्कस करते हैं, ये प्रॉब्लम फंसी, सॉल्व ही नहीं हो रही है। होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप जाओगे तो ऐसा होगा ही नहीं, इसलिए कहते हैं कि फाइट करना आना चाहिए, डिबगिंग आनी चाहिए, टेस्टिंग आनी चाहिए, कैसे हम काम कर रहे हैं ये आना चाहिए। ये सीखना भी लर्निंग का पार्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्या कि पॉइंटर को अगर आप यूज करना सीख गए, वेरिएबल्स को आप यूज करना सीख गए, फंक्शंस को आप यूज करना सीख गए, क्लास को आप यूज करना सीख गए, तो सब सीख गए। आपको सारी चीजें आनी पड़े, टूल्स आपके पास है, कुछ बनाने की जरूरत है। भाई ऐसा तो नहीं कि ईंट और रेत और सरिया दे दे आप घर बना दोगे। आता ही नहीं, घास बना दोगे यार, पता तो है कि ये लग के बनेगा, सब जानता है ईंट से बनेगा, बना लोगे? नहीं, उसके लिए तो जो एक्सपीरियंस होल्डर है वही करेगा ना, जिसने किया है। तो ठीक वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेज पढ़ने से नहीं आता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरह सीखना पड़ेगा, लैंग्वेज से हट करके कुछ करना पड़ेगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट से हट करके कुछ करना पड़ेगा, तब आप जाकर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर पाओगे। अदरवाइज केवल लैंग्वेज पढ़ोगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। तो हम अपनी थ्योरी कभी ऐसा नहीं रहना, हमें हमेशा ही प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होकर के पढ़ना है और काम करना, आपको बनाना सिखाना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, दोनों में डिफरेंस बड़ा। अभी IIT रिजल्ट, अभी IIT एग्जाम होने वाला है ना, 12th पास पे IIT का एग्जाम होता है। मैं बड़ा सिंपल सी बात कहता हूँ क्या, कि देखो, जितने स्टेट एग्जामिनेशंस होते हैं या बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, वो सब के सब नॉलेज को चेक करते हैं। जैसे CBSE का, ICSE का या स्टेट बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट्स आए, आपने देखा एक बच्चे के कितने मार्क्स आए? किसी बच्चे के 90%, 95%, 99% आ रहे हैं मार्क्स। मार्क्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। 99% आपने दे दिया बच्चे को, तो उसकी क्या वैल्यू रह गई? 100% दे दिया तो क्या वैल्यू रह गई? अब 100% वाला बच्चा IIT ना निकाल पाया तो आपका मार्किंग सिस्टम सारा फेल है। आपने डिक्लेयर कर दिया, एक बच्चे ने 100% आ गया, क्या 100% वाला बच्चा IIT निकाले? गारंटी कोई दे सकता है? तो फिर ऐसे मार्क का करना गया है। मैं अपने बच्चे को कहता हूँ कि मार्क्स से मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर 90% आ गया मैं मोर देन हैप्पी हूँ, ठीक है। मार्क्स से दिमाग चलना चाहिए बस। एट द एंड जाकर के आपके दिमाग का यूज होना है, मार्क्स का कोई यूज नहीं होना, ठीक है। कंपटीशन आपको निकालने पड़ेंगे, वहां मार्क्स से मतलब वहां फिर तो आपको दिमाग लगाओगे तभी आपको काम करना है। तो दिमाग चलने की प्रैक्टिस है, दिमाग चलाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, दिमाग कैसे चलता है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो लर्निंग फॉर माइंड, ठीक है, आपके दिमाग के लिए आपको काम करना है, कैसे काम करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल जैसे मैंने बात करा बोर्ड एग्जामिनेशन की, एक क्वेश्चन बताता हूँ, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, आप समझने की कोशिश करना है। IIT एग्जाम हमेशा एप्लीकेशंस पे वो नॉर्मल नॉलेज की तो बात ही नहीं करता है। IIT का जब देखो बोर्ड एग्जाम से आप बाहर निकलो, बहुत सारे बच्चे ऐसे अपने मम्मी पापा को बताएंगे क्वेश्चन, मम्मी आ रहा था, पापा आ रहा था, लेकिन टाइम थोड़ा कम था, तो मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, छूटने की वजह से उसके 5 नंबर कम आ गए। आता नहीं था इसकी वजह से नहीं आया 5 नंबर कम, लेकिन टाइम कम था इसलिए आ गए। IIT गेट से बाहर निकलना जब एग्जाम होता है,
कोई एक बच्चा कह दे कि उसको टाइम कम पड़ा, एक बच्चे के पास टाइम, सबके पास ज्यादा टाइम था, आ ही नहीं रहा था लिखने के लिए कुछ, तो हाथ चल ही नहीं रहे थे। मतलब कि 1 घंटे के अंदर जितना आता था वो उसने कर लिया, बाकी 2 घंटे तो बिना बात के टाइम पास करा, जल्दी घंटे बाहर भी नहीं निकलने देते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता बैठना उसको। अब करे तो करे क्या, इधर उधर देखने नहीं देंगे वो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। सब पढ़ लिया, फ्लिपकार्ट बनाने दो तो यही हालत, यही हो गया आपकी। सर सारा तो पढ़ लिया लेकिन पहली लाइन लिखू क्या ये नहीं पता है मुझे, तो वो पहली लाइन के लिए फाइट करना है। समझ रहे हो? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इसी के साथ हम एंड करेंगे, आप आज का टॉपिक एंड करेंगे। बोर तो नहीं हो रहा यार आप लोग इधर बैठे हुए? ऑनलाइन वाले एक बार और बता देना, मैं पूछ लूं, एक आध बच्चे बोल भी देते हैं बोर हो रहे हैं। हाँ जी। नो सर, चलो थोड़ा ऐसे मोटिवेशन, अब कोई बोले कि हाँ सर बोर हो रहा हूँ तो जल्दी, क्योंकि आउट ऑफ कंटेंट चल रहा है, लेकिन कई सारी बातें बतानी पड़ती है आपके मोटिवेट पढ़ने के लिए, तो ये है, चलिए अच्छी बात है। एक दो बच्चे हैं कम से कम जो बोर नहीं हो रहे हैं, बाकी जो नहीं कर रहे हैं उनका मत नहीं है, इसका मतलब जरूरी नहीं है उनको सबको मान ले, जो बोल ही नहीं रहे मान लेते, मैं अपने फेवर में मान लूंगा, बोर नहीं हो रहे हैं, नहीं तो बोलो ना। तो खैर चलो एक एग्जांपल देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना आप लोगों ने? कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर 10th या 12th पढ़ा होगा तो सबने पढ़ा होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, क्या ये नॉलेज सबको पढ़ाया जाता है, तो नॉलेज दे दी। अब आपको फॉर्मूला वगैरह भी याद कर लिया कि कैसे रूट निकालेंगे, अंडर स्कोर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी, पता नहीं क्या क्या, मैं अभी भूल गया हूँ, याद नहीं है, आंसर आप बहुत ज्यादा पूछ नहीं सकते, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको क्या पता है, ए इक्वल्स टू 5 है, बी इक्वल्स टू 7 है, सी इक्वल्स टू 9 है। बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा, बताओ व्हाट इज द रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू आप निकाल दोगे तुरंत, जिसने फॉर्मूला पढ़ रखा घर से पढ़ के, 100% गारंटी है तो क्वेश्चन सही करके आ जाएगा। तो ये एग्जाम है, इसलिए 99 100% तक आप जाते हो। आईआईटी में गए, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा कि 5 7 9 लिखा आप बता दो क्या है, वो तो जानता है पहले से आता होगा उसको। वो क्या करेगा, ऐसे डायग्राम बना देगा, उसके पेपर देखो खूब डायग्राम बने हुए होते हैं, ऐसे डायग्राम बना देगा। क्योंकि एक आदमी है जिसकी हाइट कितनी है, 6 फीट है, और वेट कितना है, 80 kg है, और ये ऐसे मूव कर रहा चल रहा है। अब कहेगा कि प्रूव कर, बताओ कि जो एक्स फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो हाइट पे डिपेंड करेगा, वेट पे डिपेंड करेगा, प्रूफ करके देखो। तो क्या फॉर्मूले से निकाल दोगे आप? दिमाग चलाना पड़ेगा, नहीं चलाना पड़ेगा? इसी की जरूरत है, इसी की जरूरत है कि वो मैं कैसे सॉल्व करूं। तो ये सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि एक मैं सॉल्व करके दिखाऊं, दूसरा आप करो, तीसरा आप करो, चौथा आप करो, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहां क्या करना है, यहाँ वेरिएबल्स पढ़ने के बाद उसका यूज करना सीखना है, एरे पढ़ने के बाद उसका यूज करना सीखना है, ऑब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसका यूज करना सीखना है, इंटीजर पढ़ने के बाद उसका यूज करना सीखना है। तो आपको पढ़ते वक्त सर आपने ये पढ़ा दिया, इसका यूज बता दो, चलो और किसी एग्जाम फ्लिपकार्ट में ही बता दो कहाँ किया गया होगा। ठीक है, जब आप फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो उसको डिटेल दिखती है, कभी रिलेट करते हो कि उसकी डिटेल कैसे आप मेंटेन करोगे सॉफ्टवेयर में? जब आप डेटा टाइप पढ़ रहे हो तो आपको पता है वो डिटेल कैसे स्टोर करोगे? अगर स्टोर करना सीख जाओ तो मैनेज कर लोगे। तो आपको ऐसे रिलेट करना है, क्वेश्चंस को रिलेट करना है, सॉफ्टवेयर से रिलेट करना है पढ़ते वक्त। जैसे रिलेट करोगे वैसे आप सीख जाओगे, जैसे रिलेट करोगे वैसे आप सीख जाओगे। तो खैर चलो, मुझे लग रहा है मैंने नॉलेज और एप्लीकेशंस की बात बताई, होपफुली काफी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कल हम इससे आगे लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे 10 बजे से स्टार्ट कर दें। आप लोग टाइम से आओगे, ठीक है, कोशिश करो टाइम से आओ। हाँ, चलो मेरे आंसर से बात करें, 10 मिनट कम पढ़ाए आप पहले और बुलाए हो। ठीक है, सारा मैं ही कॉम्प्रोमाइज करूँ, कुछ आंसर से भी कॉम्प्रोमाइज करा दूं। ठीक है, तो बोलूंगा 10 मिनट और पहले स्टार्ट करें, मैं 20 मिनट क्यों, मैं अपने से अगर कुछ छोड़ना भी और 10 मिनट त्याग कर दूंगा मैं भी। तो सभी सभी के अंदर थोड़ी भावना होनी चाहिए ना त्याग की। आपके लिए आपको भी रिक्वेस्ट करना है सर से कि सर 10 मिनट आप पहले कर लीजिए और 10 मिनट पहले छोड़ दीजिए। सर ने कहा 10 मिनट मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, 10 मिनट आप करेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे बात जमेगी, सारा कॉम्प्रोमाइज मैं क्यों करूंगा? ठीक है, तो देखते हैं, खैर चलो ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं है। आप
का लेक्चर टाइम से अटेंड होना चाहिए। तो होपफुली आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज घर जाकर के देखो, पहले दिन से बहुत पढ़ना है, सोचना नहीं बहुत पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे नहीं नहीं इस बार तो हम पढ़ करके पता नहीं क्या कर लेंगे, इतना ज्यादा करने की जरूरत, धीरे धीरे स्टार्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं आज जाकर के आप जाओ सीधी बुक खरीद के ले आओ मोटी सी, कोई फायदा नहीं होना है। ठीक है, किसी बुक की किसी चीज की जरूरत नहीं जब तक हम पढ़ा रहे हैं। जिस चीज की जरूरत होगी मैं बताऊंगा, जब जितना पढ़ना होगा मैं बताऊंगा। आज घर जाके कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कल सोचने की जरूरत है। सर ने कहानी सुनाई थी वो याद आ रहा है, तो इतनी जरूरत है। नॉलेज बोला था, एप्लीकेशंस बोला था, कुछ तो माइंड में है नहीं है, तो इतनी बातें ध्यान रखने, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कल से फिर पढ़ना और सिखाएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही काफी है।